on today's webinar that is on critical issues in business head taxation correlated with tax audit report. And on this subject, our very own brother and very learned honorable CA Kapil Goyalji with us. I welcome you, sir. Thank I you, sir. also welcome Hemant Pavaji and all the attendee. First of all, I congratulate और विश यू ए वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि कल थी लेकिन गोकुल में तो आज ही मनाई जाएगी कि हम्म, मथुरा से भगवान रात को गोकुल में आ गए थे। हम्म, और आपने कल देखा होगा कि सडनली ये कोई चांस दैट एट द राइट टाइम हम्म, यस्टरडे 12 बजे ही हम्म, इतना आंधी और तूफान बारिश थी फॉर 5 और 10 मिनट्स के लिए। तो हम्म, भगवान की बड़ी कृपा है। तो और हमारे कपिल भाई तो भगवान के बड़े अनुयायी हैं, बिगर उनके आगे चलते भी नहीं है और बढ़ते भी नहीं है। राधा रानी की बड़ी असीम कृपा है। और आज की एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए मैं सभी से माफी चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट पे जूम ने हमारा ये पोर्टल भी चेंज कर दिया। ये ऑल ओवर इंडिया ही हुआ है सारा चेंज, मेरे को नहीं पता था। तो विद दिस आई एम अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हु ज्वाइन टाइमली विद द न्यू लिंक। एंड विद दिस आई ओवर टू कपिल भाई। थैंक यू सर। राजेश भाई राधे राधे, बाकी बिहारी लाल की जय हो सर। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे भाई साहब। And very happy Krishna Janmashtami to all of you and our all viewers sir. And आप मेरे बारे में जो कह रहे थे राजेश भाई, ये तो अपना मेरा चैनल है पावा जी। और दूसरा पॉइंट ये कि हम जल्दी जल्दी मिलते रहते हैं। लास्ट हमारी मीटिंग जब डीमिंग फिक्शंस पे हुई थी, और उससे पहले राइट्स एंड ड्यूटीज, और उससे पहले लेटिन मैगजीन्स। तो ये उसी सीरीज में राजेश भाई कड़ी चल रही है अब। तो आज का चौथा सेमिनार है बिजनेस हेड ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स ऑडिट। सो आई विल जस्ट स्टार्ट। बट एक परमात्मा की, जैसे आपने बोला, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे एक, मैंने कुछ पंक्तियां आज के लिए लिखी थी सर राजेश सर भाई। सर। हाँ, कुछ पंक्तियां आज के लिए पावा जी मैंने लिखी थी, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए, बट फिर भी मैं 2 मिनट अगर हम मुझे आप बोलोगे तो मैं पढ़ दूंगा सर उसको। मैंने आज अपने हाथ से कुछ लिखा था। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन कौन संभाले। संभाले। तू ना संभाल, तेरे बिना कौन मेरा कृष्ण कानाई, तेरे द्वार आया मेरा तू ही सहाई। श्याम सलोने ने जो बंसी बजाई, सुध मेरी बिसरी ऐसी तान सुनाई। वेरी गुड। जा दर्श दिखा जा मेरे बांसुरी वाले। सो दिस वर द लाइंस आई जस्ट नोटेड डाउन। तो राजेश भाई, टैक्स ऑडिट तो आप लोग बहुत सालों से, सब लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। मेरे को टैक्स ऑडिट आप सब में से सबसे कम पता होगा। आई लीस्ट नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, फर्स्ट एडमिशन इज दिस। I don't know about this subject very much and very less as compared to all of you. But what is I am here to discuss is that how jurisprudentially we can study the tax audit report in the shadow of business head of taxation. Now, what is the purpose of this topic like this? That it is like this कि राजेश भाई आप एक ही चीज को बहुत सारी तरीके से पढ़ सकते हैं, बट इसको ऐसे पढ़ने के लिए क्यों देखा कि आपको पता है कि टैक्स ऑडिट कब आया था सर? सबसे पहले राजेश भाई, टैक्स ऑडिट वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन प्रणब मुखर्जी साहब वाज आवर फाइनेंस मिनिस्टर, जी सर। and that was the year 1984. Are you getting me sir? यस सर, यस सर। And if I go in the history of tax audit, it was introduced in the parliament through Finance Act 1984. ओके। Now 1984 से आप कहाँ आ गए 2024 में? 84, 94, 94, 2004, 2024, मतलब आप देखिए 2014, 14 कितने साल हो गए टैक्स ऑडिट को राजेश भाई? 40 इयर्स हो गए। जी सर, जी सर। 40 इयर्स हो गए होंगे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो 84 से लेकर 2024 की जो जर्नी रही है, इसको डिफरेंट मैनर्स में एनालाइज किया जा सकता है कि जिस समय टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आई थी पहली बार, और आज जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है, वो जमीन और आसमान का अंतर हो गया। जो एक बहुत छोटा ट्री था, वो इतना बड़ा बानियन ट्री बन गया टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें इतने सारे क्लॉज हो गए, 44 तक मुझे याद है। तो राजेश भाई, इसमें लास्ट क्लॉज 44 है, जिसमें जीएसटी की जीएसटी से कोरिलेट करना होता है कि आपने कौन सा खर्चा किया है, जिसमें जीएसटी रिलेटेड एंटिटीज हैं रजिस्टर्ड और जीएसटी नॉन रजिस्टर्ड है। सो
1984 this law was brought, and the purpose of bringing this law, Rajesh bhai, is written in the memorandum explaining the provisions of finance bill to 1984. उसमें ये लिखा है राजेश भाई, a proper audit for tax purposes would ensure that books of accounts and other records are properly maintained and that they faithfully reflect the income of the taxpayer and claims for deductions are correctly made by him. Such audit would also help in checking fraudulent practices. It can also facilitate the administration of tax laws by proper presentation of accounts before tax authorities and considerably saving the time of assessing officers in carrying out routine verification. Like checking correctness of totals, verifying whether purchase and sales are properly vouched or not. The time of AOs thus saved could be utilized for attending to more important investigational aspects of a case. So, क्यों लाया गया राजेश भाई tax audit? One important purpose was that proper accounts are maintained by the SSC. They faithfully reflect the income of the taxpayer, and claims for deductions are correctly made by them. And it saves the time of the AO when the assessment is taken place. And वो काम जो AO को करना पड़ता सारा, वो कुछ काम tax auditor share कर सके. That was the 1984, the objective of bringing tax audit, sir. And in the parliament budget speech, the then finance minister stated, sir, that this with the reduction in tax rates and expeditious disposal of assessments, तो उन्होंने ये लिखा था कि the purpose of tax audit is to ensure that books of accounts and other records are properly maintained and faithfully reflect the true income of the taxpayer. ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ राजेश भाई कि सेक्शन 44AB was inserted in 1984, उसका एक पर्टिकुलर मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल 1984 कह रहा है, और जो बजट स्पीच कह रहा है प्रणब मुखर्जी साहब का. इन सब बातों को यू रिमेंबर मैंने अपने आपके चैनल पे एक बार जजमेंट डिस्कस किया था अभी, ये जो जस्टिस बीवी नागरत्ना ने लिखा है. और राजेश भाई, ये लैंडमार्क ऑर्डर है शाहजी पॉलोस वर्सेस आईसीआई वाला, जिसमें ये इशू था कि जो इंस्टीट्यूट ने लिमिट्स फिक्स करी हुई है कि सीए वाइज की कितना टैक्स ऑडिट हो सकता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में. शाहजी पॉलोस वर्सेस आईसीआई, citation is 2024 SCC online SC 988, SC 2024 SCC online SC 988. और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजेश भाई, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने लीडरशिप ने ये सारा डिस्कस किया, क्योंकि उन्होंने ये अपहेल्ड किया कि सीए इंस्टीट्यूट के अधिकार क्षेत्र में है ये. Institute of Chartered Accountants can fix that how many ceiling limit ki how many chartered tax audits a chartered accountant can do. But I am reading two paragraphs which Justice BV, it's a very detailed order 150 page, जो 44AB से रिलेटेड है, और जो जस्टिस नागरत्ना के सुप्रीम कोर्ट के व्यूज है मैडम लीडरशिप के, वो क्या है? It says para 26, in our opinion, a perusal of Vanchu committee report, Finance Bill 1984, and accompanying memorandum makes it explicitly clear that intent of insertion of 44AB was to facilitate the process of tax administration to the benefit of public exchequer. The genesis of the opportunity to conduct tax audits was not regulation of a practice essential to CA, but rather to take assistance of auditors in discharge of their public duties, for plugging of tax leakage and thereby saving the time of AOs on presentation of quality tax audit reports in prescribed formats. Therefore, Supreme Court says it is for these intents and purposes the privilege of conducting tax audit was extended to CS by creating a privilege to conduct audit subject to reasonable restrictions. Now, इन्होंने आगे ये भी लिखा कि if parliament in its wisdom at a future date, this is very interesting राजेश भाई, due to technological advancements or another reason finds that expeditious and correct assessments can be ensured without tax audit, then parliament can say that even tax audit is not required. ये कौन कह रहा है? जस्टिस बीवी नागरत्ना, who is going to become chief justice of the country. But her understanding, Supreme Court's understanding, is based on Vanchu committee report, Finance Bill 1984, Parliament and the finance minister views about 1984, this tax audit. That is to save the time of the assessing officers, to have quality presentation of accounts, to plug the tax leakage, revenue, etc., etc. Now, she has also stated, Rajesh bhai, that chartered accountants, while doing tax audit, how do they should perform their duties and discharge their responsibilities. That's very important. In Shahaji Pawlaw's, Supreme Court not only stated what is the purpose of Section 44AB, why Parliament brought in, what is the essence and effective sense, Hemant Pavaji, of 44AB, but what should be the ideal way in CA should conduct tax audit or any audit, or what is the role of this CA in this entire ecosystem of tax administration. I just read few lines, Rajesh bhai, that they say, the madam says, the ladyship, chartered accountants must themselves comply with the relevant laws and regulations and avoid any conduct that discredits the profession. Needless to certify, और इसमें एक जगह इन्होंने ये लिख रखा है राजेश भाई कि चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड अवॉइड टेकिंग द टैक्स ऑडिट ऑफ द पर्सन जो कि
गलत काम करता हूं, उन्होंने मैडम ने लिखा है इसमें एक जगह तो उन्होंने लिखा है कि दैट चार्टेड अकाउंटेंट्स मस्ट रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स हु इंसिस्ट ऑन रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मींस। पावा जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, करेक्ट। And they say chartered accountants are relevant not only in securing corporate governance, but governance in broader context too. Chartered accountants face many responsibilities to the profession, to the tax administration, to the client, to the economy in large. So, Justice Nagaratna sees chartered accountants' role in tax audit as a larger perspective and says that chartered accountant should diligently perform his duties and the responsibilities and should not shy away from denying the tax audits of those people, Rajesh bhai, who are in unfair means, to quote Justice Nagaratna. So Shaji Paulos is a very important order. 1984 memorandum is very important. And I am not going to discuss, Pawaji, all the clauses, how they should be reporting and what do you say, how we should fill the report. That's not my seminar today. My jurisprudence sense. What was the purpose of 44AB? What is Supreme Court's view in Shaji Paulos about chartered accountants' role? Now, Rajesh bhai, very importantly, can it be said that what we are doing in 44AB? 44AB का heading है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट्स एसएससी ने रखे हैं, अकाउंट्स चार्टेड अकाउंटेंट नहीं रख रहा है, अकाउंट्स कौन रख रहा है? एसएससी रख रहा है। एसएससी उसका एसएससी उसका उसका ऑडिट करके आप दे रहे हैं, जब वो लिमिट में आ रहा है, उसका एक क्वांटम से ज्यादा का टर्नओवर वगैरह है। अब 44AD वाला केस के लिए भी वो झगड़ा रहता है, तो वो 44AB इज द मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन राजेश भाई, विच डिसाइड्स कब टैक्स ऑडिट होना चाहिए, कब टैक्स ऑडिट नहीं होना चाहिए। अभी ये पावाजी कंट्रोवर्सी जो अराइज होती है ना कि टैक्स ऑडिट कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, इन माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन, ये सारी बातें जो पढ़ी गई, साजी पॉलोस वाला जजमेंट, पार्लियामेंट का व्यू, 84 का इंसर्शन, इससे ये निकलता है कि 44AB इज ए कंप्लीट कोड ऑफ टैक्स ऑडिट। जो ऑडिट कराना है 44AB में टैक्स ऑडिट होना है, वो 44AB के तहत होना है। अब उसमें अपने अपने क्लॉजेज हैं, बिजनेस का कब होना है राजेश भाई, ऑडिट का कब होना है, 44AD वाले प्रिजम्पटिव इनकम वाले का कब होना है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो वो उसी से निर्धारित होना है। अब आप देखिए इसकी रिपोर्ट राजेश भाई, जब ये लॉ आया था और आज की पावाजी रिपोर्ट में बड़ा अंतर आ गया। पहले काफी क्लॉजेस बहुत कम जो होते थे, अभी तो इतने सारे क्लॉज हो गए। अच्छा, कुछ क्लॉजेस को भरने के लिए पावाजी हमारे को सिर्फ रिपोर्टिंग करनी होती है, हमें अपना दिमाग नहीं, मतलब पंचिंग करना होता है, डाटा फीडिंग। बट कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं जिनको अंदर हमें ये डिसीजन लेना होता है कि क्या इसमें ये डिसअलाउंस हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या इसके अंदर ये खर्चा एडमिसिबल है या नहीं है, और इसकी रेलेवेंस बिजनेस हेड के साथ क्या। अब मैं थोड़ा सा बिजनेस हेड पे आ रहा हूं। सेक्शन 44AB जो पावाजी सेक्शन है, वो बिजनेस हेड के अंदर है राजेश भाई। 44AB अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर हेड है जो चैप्टर 4D है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, दैट इज सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन जिसका है, और उसके आगे 44AB है। तो बिजनेस से संबंधित ऑडिट के लिए लाया गया है। तो आप ये समझिए, आप समझ रहे हैं, जैसे बिजनेस हेड में है, तो जहां राजेश भाई बिजनेस नहीं है, जैसे आप अदर सोर्सेज में, तो टैक्स ऑडिट होगा? नो। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस हेड में होंगे तभी तो टैक्स ऑडिट की बात आएगी। इसीलिए ये डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बिजनेस हेड की स्ट्रक्चरिंग समझ लें एक बार। बिजनेस हेड चैप्टर 4 में है, क्लॉज मतलब डी में, और वो सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है। उसके अंदर राजेश भाई सबसे बड़ा झगड़ा पहले तो ये आता है हमारे सामने कि आप किस इनकम को बिजनेस इनकम बोलेंगे और किस इनकम को ओवरहेड में बोलेंगे। नाउ लेट अस से कि देयर इज ए सिचुएशन कि जहां ये इनकम कैपिटल गेन हेड की भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, सैलरी की भी हो सकती है, अदर सोर्सेज की भी हो सकती है। तो आपको पांचों बिजनेस हेड का जो इंटरप्ले है अदर सोर्सेज के साथ, बिजनेस हेड के साथ, और सॉरी कैपिटल गेन के साथ, सैलरी के साथ, हाउस प्रॉपर्टी के साथ, यही सबसे पहले डिसाइड करना जरूरी है पावा जी। मान लीजिए आप किसको बिजनेस बोल रहे हैं, बिजनेस की परिभाषा डेफिनेशन क्लॉज में भी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है, बिजनेस इंक्लूड्स वोकेशन एक्सेट्रा। अब कोर्ट्स ने बिजनेस को कैसे समझाया राजेश भाई? बिजनेस मतलब जो ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें आप एक एंटरप्रेन्योरियल रिस्क ले रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, जिसका एक सेट ऑब्जेक्टिव है। तो पावा जी, एक बहुत बड़ा विषय सबसे पहला ये रहता है कि जब आप बिजनेस हेड में आएंगे और जब आप टैक्स ऑडिट में जाएंगे, तो इसका इंटरप्ले सेक्शन 28 का बिजनेस हेड का और हेड्स के साथ, कि ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं आएगी, ये इनकम कैपिटल गेन हेड में तो नहीं आएगी, ये इनकम अदर सोर्सेज में तो नहीं आएगी, ये इनकम सैलरी में तो नहीं आएगी। तो वो डिसाइड करने के लिए बहुत सारे कोर्ट के रूलिंग्स हैं, मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा, बट मेन बात डिस्कस कर लेता हूं। इसमें सबसे पहला इशू राजेश भाई एक तो है कि रेंटल्स वाला, जो इस बार अमेंडमेंट आ गया बजट में, वो तो चलिए प्रोस्पेक्टिव आया है कि अगर आप लेटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस करेंगे तो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। बट उससे पहले आप नोट कर सकते हैं, जैसे पटना हाईकोर्ट ने और कलकत्ता हाईकोर्ट ने और एमपी हाईकोर्ट ने अभी 3 डिसीजन लिखे हैं राजेश भाई,
पटना हाईकोर्ट के डिसीजन का साइटेशन है 466 आईटीआर 339, 466 आईटीआर 339 एचआर प्रॉपर्टीज। वहां कोर्ट ने होल्ड किया, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी एक्वायरिंग एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी, देन बिजनेस ऑफ असेसी लीजिंग एंड रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, देन लीज रेंटल टू बी टैक्स एज बिजनेस इनकम, कि जहां उसका मेन बिजनेस ही लीजिंग का है तो वो बिजनेस हेड में जाएगा। दैट इज पटना हाईकोर्ट साइड इन एचआर प्रॉपर्टीज वर्सेस एसीआईटी 466 आईटीआर 339। कैलकाटा हाईकोर्ट ने भी पावाजी इसी बात को ओबराय बिल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में कंक्लूड किया कि since the object of the SESI company and its activity is the business of renting, licensing, sub licensing shops, so it will be business income। ये फर्क क्यों डालता है राजेश भाई कि आप किस हेड में आ रहे हैं, ये सारा खेल का समीकरण ही बदल जाएगा। मान लीजिए आपने हेड गलत डिसाइड कर लिया कि हाउस प्रॉपर्टी हेड है या सैलरी हेड है या बिजनेस हेड है, तो हेड डिसाइड होना सही है, जरूरी है। आप समझ रहे हैं? तो पावाजी एक इंपॉर्टेंट इशू कि रेंटल्स ऑफ प्रॉपर्टी विल कम अंडर विच हेड has been subject matter of extensive litigation before Supreme Court in many places. Two Supreme Court landmark rulings which I have covered the field are Chennai Properties and Raj Dadarkar, और लेटेस्ट ऑर्डर पटना हाई कोर्ट का 466 आईटीआर 339 एचआर प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया, जिसमें लिखा है ऑब्जेक्ट अगर मेन वही है और वो उसका मेन बिजनेस है तो वो बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम विल बी बिजनेस इनकम। राजेश भाई, ओबराय बिल्डिंग वाला कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने चेन्नई प्रॉपर्टीज को और इन सबको फॉलो करके बोला है कि दैट इनकम ऑफ द सेसी विल बी बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, नॉट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अच्छा क्या है राजेश भाई, कुछ लोग पता कैसे पूछते हैं हमसे कि जिसमें इनकम कम हो, डिपार्टमेंट कहता है जिसमें इनकम ज्यादा हो। आप अपना माइक ओपन कर रहे हैं राजेश भाई, तो दोनों में जिसका इनकम ज्यादा होगा वो डिपार्टमेंट सोचेगा उस साइड में जाइए, असेसी कहेगा जिसमें कम हो। तो बट आपको रैशनली देखना है, लीगली देखना है, मतलब आप बिजनेस ऑडिट कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, आपको बिजनेस बताना है, तो आपको बिजनेस देखते वक्त कैसे क्या देखना है, बिजनेस है या नहीं है पावा जी, उसके लिए मापदंड हाउस प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में विज़ा-विज़ रेंटल इनकम के कंटेक्स्ट में 3 लैंडमार्क ऑर्डर जो अभी हाईकोर्ट के आए हैं, पटना हाईकोर्ट एचआर प्रॉपर्टीज, कैलकाटा हाईकोर्ट ओबराय बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एमपी एंटरटेनमेंट एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों में बिजनेस इनकम होल्ड किया। राजेश भाई पता है क्या है, कई बार ऐसा होता है बिजनेस में खर्चे कम होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन से इनकम कम हो जाती है। मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकता कि जिसमें इनकम कम होगी वो हेड आप ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसा लॉ नहीं है। लॉ है कि आपके कैरेक्टर और नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, आपका कंडक्ट और कैरेक्टर क्या है उस इनकम को लेकर। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम समझ में आ गई सर। मेन रूलिंग है पटना हाईकोर्ट एचआर प्रॉपर्टीज 466 आईटीआर 339, और सुप्रीम कोर्ट का 2 ऑर्डर्स मैंने बताए हैं, राज दादरकर और चेन्नई प्रॉपर्टीज। अब राजेश भाई दूसरा इनकम का जो डिस्प्यूट चलता है ना बिजनेस के साथ, वो चलता है कैपिटल गेन, कि आप प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं, शेयर्स जो बेच रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं, वो कैपिटल गेन हेड की इनकम है या हाउस बिजनेस हेड की इनकम? जी 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 जी। तो किसकी इनकम है? स्टॉक इन ट्रेड होगा तो बिजनेस है, और इन्वेस्टमेंट होगी तो कैपिटल गेन्स है। तो ये डिसाइड कैसे होगा, ये आपके इससे डिसाइड होगा, होस्ट ऑफ पैरामीटर्स है कि आपका उस इनकम को अर्न करने का कंडक्ट क्या है एसएससी का। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टम, अगर मैं समरी में बोलूं, अगर वही बात जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए, अगर आपका कंडक्ट ऐसा है पावा जी कि आप उसको एक स्टॉक इन ट्रेड की तरह रख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की तरह रख रहे हैं, उससे निर्भर होगा कि आपका ये बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन हेड की इनकम। क्योंकि आप कैपिटल गेन में हेड में आएंगे तो सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन होगा, सेक्शन 48 के हिसाब से कैपिटल गेन इनकम कंप्यूट होगी। अगर आप बिजनेस हेड में आएंगे तो राजेश भाई सेक्शन 28 के हिसाब से बिजनेस हेड में इनकम कंप्यूट होगी। फिर उस पर डिटरमाइन होगा कि आप 44 एडी प्रिजम्पटिव भी ले सकते नहीं ले सकते, टैक्स ऑडिट का क्या होगा, और टैक्स ऑडिट में आप जो रिपोर्टिंग करेंगे वो कैसे होगी। अब किसी ने राजेश भाई एक क्वेश्चन पूछा कि क्या बिजनेस हेड की इनकम नहीं है, जैसे कैपिटल गेन की आपने बोला कैपिटल गेन की इनकम है तो क्या टैक्स ऑडिट कराएंगे आप? हाउस प्रॉपर्टी हेड की नो इनकम है तो टैक्स ऑडिट कराएंगे आप? नो अदर नो। सोर्सेज के। तो इसीलिए बिजनेस होना जरूरी है। कैपिटल गेन और वर्सेस बिजनेस इनकम का जो कंट्रास्ट है वो केरला हाईकोर्ट ने भी डिसाइड किया राजेश भाई, पीसीआईटी वर्सेस अरुण माजिद के केस, कि ये अगर असेसी कैसे उसको होल्ड कर रहा है, असेसी क्या बता रहा है। अगर असेसी अपनी किताबों में, राजेश पावाजी, इसमें बुक्स एंट्रीज बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आपकी बुक्स में किसी चीज को आपने इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई कर दिया तो इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, अगर स्टॉक इन ट्रेड कर दिया तो स्टॉक इन ट्रेड मानी। तो कैपिटल गेन वर्सेस बिजनेस बुक्स के अंदर क्या ट्रीटमेंट है ये बहुत मैटर करता है, सीबीडी सर्कुलर बीएस पे 2016 का। और केरला हाईकोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर मैंने बता दिया, अरुण मासिद। तो राजेश भाई केरला हाईकोर्ट ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि ओनस इज ऑन द रेवेन्यू टू शो दैट असेसी इन बिजनेस, जहां पर असेसी कैपिटल गेन हेड क्लेम कर रहा था और उसको उसका जो प्रॉपर्टीज वगैरह का जो इनकम था वो उसके लिए कैपिटल गेन हेड ऑप्ट कर रहा था, तो डिपार्टमेंट कह रहा था नहीं ये बिजनेस एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड है। कोर्ट ने कहा नहीं, आप आपके ऊपर ओनस है, आप प्रूव करिए
Burden of proof is on the revenue to show how the assessee's investment in real estate is in the nature of business. अगर उसने सिर्फ एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके पैसे ज्यादा कमा लिए तो वो बिजनेस नहीं बन जाएगी। एनी हाउ, तो ये दूसरा बात था। तीसरा बात राजेश भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इंटरेस्ट, ब्याज की इनकम, कि ब्याज की इनकम को आप बिजनेस हेड में लेकर जाएंगे या ब्याज की इनकम को आप बाय डिफॉल्ट अदर सोर्स में लेकर जाएंगे, बताइए। ब्याज की इनकम को तो अदर सोर्सेज में ही लेके जाएंगे सर। नहीं सर, ये बहुत बड़ा गलत फहमी, और लोगों को है कि एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं है तो सारा इनकम अदर सोर्स में आएगा, ऐसा लॉ नहीं है। अगर आपको ओके। उसको अर्न करने का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नोट कर लीजिए, जस्टिस संजय किशन कौल का, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन के केस में 427 आईटीआर पन्ना नंबर 288, 427 आईटीआर पेज नंबर 288 की इंटरेस्ट इनकम बिजनेस इनकम कैसे बनती है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या टेस्ट दिया वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है राजेश भाई, अगर असेसी का ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट इनकम जनरेट करने का और इंटरेस्ट का खर्चा करने का एक बिजनेस की पार्ट है तो वो बिजनेस हेड में आएगी। ठीक बात, ठीक है। हेलो, आपको बात समझ में आ रहा है सर? जी सर, जी मतलब सर। ये हम मान के चलते हैं कि नहीं साहब, सारा का सारा इंटरेस्ट इनकम बाय डिफॉल्ट उसमें आएगा, ऐसा नहीं है। नहीं आया, ठीक बात। सुप्रीम कोर्ट का 427 आईटीआर 288 का करक्ट लाइन में पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिजनेस ऑफ द अपीलेंट कॉर्पोरेशन इज टू रिसीव फंड्स एंड देन टू एडवांस देम एज लोन और ग्रांट्स, द इंटरेस्ट इनकम अरोज ऑन अकाउंट ऑफ फंड्स सो रिसीव्ड and it may not have been utilized for a certain period of time, being put in fixed deposit so that some same does not remain idle. The income generated was again applied to give disbursement of loans and granted. Supreme Court says the income generated from interest is necessarily interlinked to the business of the appellant corporation and would thus fall under the head business and profession. मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, the interest income generated from the interest is necessarily interlinked to the business of the appellant corporation and would thus fall under the head PGBP and therefore no requirement of taking recourse to section 56. तो बिजनेस हेड का इंटरप्ले हाउस प्रॉपर्टी हेड के साथ, बिजनेस हेड का इंटरप्ले कैपिटल गेन हेड के साथ, बिजनेस हेड का इंटरप्ले अदर सोर्सेज के साथ, ये एक अलग इशू है। अब राजेश भाई आपको पता है बिजनेस लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, पर इनकम तो जी। बिजनेस है। क्या आप बिजनेस हेड में इनकम निकालते वक्त इस बात में भेद करते हैं कि इलीगल बिजनेस है लीगल बिजनेस है? ये पहला नो। प्रिंसिपल है पावा जी कि बिजनेस सेक्शन 28 बिजनेस हेड डज नॉट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द बिजनेस व्हिच इज लीगल और इलीगल। एज फार एज इनकम ऑफ बिजनेस इज कंसर्न। वो कहता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ही टैक्स होंगे, ऐसा नहीं है कि इलीगल बिजनेस में उसकी पूरी रिसीट टैक्स होगी। इलीगल बिजनेस में खर्चे नहीं मिलेंगे राजेश भाई, बिल्कुल मिलेंगे सर। इलीगल बिजनेस में ग्रॉस कंसेप्ट ग्रॉस रिसीट टैक्स हो गया, ऐसा नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया बिजनेस कैन बी लीगल और इलीगल डज नॉट मेक डिफरेंस, ओनली नेट इनकम हैज टू बी टैक्स। दूसरा पॉइंट राजेश भाई, बिजनेस के अंदर हेडमेक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका टैक्स ऑडिट के साथ भी रिलेशन है। अगर बिजनेस आपका स्पेक्युलेटिव है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, और बिजनेस नॉन स्पेक्युलेटिव है तो अलग है उसका। स्पेक्युलेटिव कहां पता लगता है? सेक्शन 43 सबसेक्शन 5। कब बोलते हैं? जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप कोई, या जैसे जैसे आप कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 के अंदर लिखा हुआ है राजेश भाई, जिसका आपने पर्टिकुलर मैनर में आपने जैसे जो डेरिवेटिव की ट्रांजेक्शन वगैरह है उनके रिकॉर्ड्स नहीं है, वो जब आप एक पर्टिकुलर मैनर में काम कर रहे हैं और आपके पास रिकॉर्ड्स है, कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह है, रिकॉग्नाइज कमोडिटी एक्सचेंज में कर रहे हैं, उसका ब्रोकर का नोट है, तब तो वो स्पेक्युलेटिव नहीं है। बट 43(5) आपको बताता है कौन सी ट्रांजेक्शन स्पेक्युलेटिव है और कौन सी ट्रांजेक्शन स्पेक्युलेटिव नहीं है। और आप स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट पावाजी अलग करते हैं। वो अलग क्या लिखा है? सेक्शन 28 में लिखा हुआ है स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन गिविंग राइज टू बिजनेस विल बी ट्रीटेड सेपरेटली, और उसका लॉस का भी राजेश भाई ट्रीटमेंट अलग होता है स्पेक्युलेटिव लॉस का। तो पहला प्रिंसिपल बिजनेस हेड का मुझे समझ में आया, बिजनेस कैन बी लीगल और इलीगल। दूसरा पॉइंट, बिजनेस कैन बी स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव। यू हैव टू सी अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 28 एक्सप्लेनेशन कि आपका बिजनेस स्पेक्युलेटिव है या नहीं है, उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट चलेगा। तीसरा पॉइंट राजेश भाई कि बिजनेस इनकम एक्रू होती नहीं होती। जैसे आप कब मानते हैं कोई इनकम एक्रू होती है? आपको किसी इनकम पे झगड़ा चल रहा है, वो लिटिगेशन में है, आप उसको मान लेंगे इनकम एक्रू हो गई? बहुत सारा बिजनेस का रिसीट ऐसा होता है जो हम इनकम क्रेडिट पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, बट वो एक्रूअल ऑफ इनकम के कंसेप्ट के हिसाब से इनकम नहीं होती। नहीं होती। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर है, टीवी पटेल प्राइवेट लिमिटेड, 464 आईटीआर 409 464 आईटीआर 409 नंबर पेज, टीवी पटेल। यहाँ क्या फैक्ट थे राजेश भाई कि एक इनकम असेसी लिटिगेशन में था कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा जब तक लिटिगेशन खत्म नहीं हो जाता बिजनेस इनकम एक्रू। नहीं होगा। और आपको मैं बता रहा हूं राजेश भाई, एक्रूअल ऑफ इनकम का कंसेप्ट बहुत बार असेसी देखता नहीं है।
वो इनकम क्रेडिट कर देता है कंजर्वेटिव बेसिस पे और उस पर टैक्स भी दे देता है, जबकि वो इनकम उसको एक्रू हुई नहीं। नहीं हुई। दूसरा एक और कंसेप्ट है डाइवर्जन ऑफ इनकम। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजेश भाई। बहुत सारा क्या होता है कि जैसे आपको कोई ग्रांट मिला है, किसी गवर्नमेंट से आपको कोई पैसे मिले, और गवर्नमेंट ने कहा कि इस पे जो भी इनकम होगी ये इसी ग्रांट का पार्ट होगी, और आपको एक पर्टिकुलर मैनर में यूज करना होगा। बताइए वो इनकम मानी जाएगी? जैसे आपको एक ग्रांट मिला शशि को, उस ग्रांट का टाइड अप ग्रांट है, वो पैसा एक मैनर में यूज कर सकते हैं। वो चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, 11-12 से कंफ्यूज ना करें। वो एसएससी को कोई वो, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है उनकी इनकम बिजनेस हेड में आएगी या बताइए अदर सोर्स में आएगी? देखिए मित्तल साहब पूछ रहे इनकम फ्रॉम पिक पॉकेट इज बिजनेस। इसका आंसर मित्तल साहब आप खुद ही दीजिए, मेरे से ना पूछें आप प्लीज, सॉरी। बाकी बिहारी लाल की जय हो। चलिए अच्छा, इनको समझ में आ गया पूरा राजेश भाई? ये तभी इन्होंने ऐसा सवाल पूछा है। यू नो, नहीं मैं कहा था कि आप, अगर आपके पास कोई ऐसा ऐसा रिसीट आ रहा है पावा जी, जिस ग्रांट रिसीट ग्रांट। को आप अपने मैनर, अपनी इच्छा से यूज नहीं कर सकते, उसको एक पर्टिकुलर मैनर में आपको यूज करना होगा, और उसमें क्लॉज डला हुआ है कि उसके अंदर जो भी बढ़ोतरी होगी वो भी उसी का पार्ट होगी, तो वो आपकी इनकम नहीं है, नहीं है। वो डाइवर्जन हो गया, उसके अंदर उसका पार्ट है ग्रांट का या जो उस सम का। तो सो यू प्लीज नोट इट डाउन। श्रीवास्तव साहब आपको हमारे से कई गुना ज्यादा पता, देखिए हमें तो कानून उन्होंने आता नहीं है। मैं कई बार बोलता हूं कि राजेश जी को कि भाई साहब हम सबसे कम पढ़े लिखे सबसे बेकार व्यक्ति हैं, फिर भी हमारे को लोग बुलाते हैं पता नहीं क्या क्या सुनने के लिए। मैं सोचता रहता हूँ कई बार, सॉरी। मैं कई बार सोचता हूँ राजेश भाई, मेरा इतनी जगह इंस्टीट्यूट में मैं बोलने जाता हूँ, सॉरी, और इतने जैसे 25-30 दिन से बोल रहा हूँ लगातार, और 10 दिन और बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब हमने 3,000 कर लिए। श्रीवास्तव साहब की नजरों में आज भी हमारे मार्क्स 10 में से 0 ही है। तो सॉरी श्रीवास्तव जी। तो क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम भी तैयारी करके आए हुए हैं, ऐसे बिना तैयारी करे नहीं बोलते हम, और बिना तैयारी करे कोई सब्जेक्ट नहीं कोई बोल सकता है। मैंने 40 पेज का एक पेपर भी अभी अपने आप को लिख लिख के, अच्छा क्या है राजेश भाई, जब से सीए कर रहे हैं ना तब से आदत पड़ी हुई है कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अच्छा हमारे श्रीवास्तव साहब तो क्लास अपार्ट है, वो जैसे यूके सुप्रीम कोर्ट लिखता है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड लिखता है, वो वैसे लिखते हैं। अरे भाई साहब हमारे पास तो व्यू पॉइंट ही नहीं है श्रीवास्तव जी, आपके पास तो व्यू पॉइंट है, मेरे पास तो व्यू पॉइंट ही नहीं है, ना मेरे पास व्यू है ना पॉइंट है। सॉरी, थोड़ा मैं लाइटर साइड पे बोल रहा हूं आपको, आपके दर्शन नहीं हो रहे ना। चलिए राजेश भाई क्या बात कर रहे थे, डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। अगर किसी का किसी इनकम पे पूरा ओनरशिप अधिकार नहीं है पावा जी, तो वो उसकी रिसीट नहीं मानी जाएगी। वो उस जब तक उसका पूरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। नहीं है। अच्छा ये बात मुझे कैसे समझ में आई राजेश भाई, एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस गोगोई का फैसला आप सब नोट कर लिए, बड़ा कमाल का। 400 आईटीआर पन्ना नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट का मोदी पॉन्ड केस में। वहां क्या इशू था राजेश भाई, 400 आईटीआर पेज नंबर 9, मोदी पॉन्ड लिमिटेड, जस्टिस रंजन गोगोई इज द। वहां इशू 43B का था, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है, कि जैसे उसमें एसएससी ने कुछ पैसा एडवांस में पीएलए अकाउंट में जमा करा दिया एक्साइज का। डिपार्टमेंट ने कहा हम एडवांस पैसे की डिडक्शन नहीं देंगे, तुमने जमा करा दिया, पेमेंट कर दी, वेल एंड गुड, बट जैसे जैसे जिस जिस साल का होगा तभी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 43B में ऐसा नहीं हो सकता, जब उसने एडवांस दे दिया तो भी उसको खर्चा मिलेगा। और उसके लिए एनालॉजी क्या लिखी राजेश भाई सुप्रीम कोर्ट ने, जो मेरे को लगता है लैंडमार्क जजमेंट है वो, उसमें जस्टिस गोगोई ने लिखा कि वो तो खर्चा का बात हो रहा था वहां तो 43B में पावा जी, वहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या रैशनल दिया एनालॉजी, कि अगर मान लीजिए आपने आपको कोई रिसीट मिली, और वो धर्म जैसे एक वहां पर एक दो हाईकोर्ट के डिसीजन उन्होंने नोट किए कि जो उनको रिसीट मिली थी एसएससी को, वो कस्टोडियन की फॉर्म में था, जैसे भी किसी ने लिखा, मतलब वो उसका कंट्रोल नहीं था उस रिसीट के ऊपर, वो अपनी मर्जी से उसको यूज नहीं कर सकता था। तो राजेश भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे जजमेंट्स हाईकोर्ट के आए हैं जो बिल्कुल सही है, जो कहते हैं कि अगर एक रिसीट पे एसएससी का अधिकार कंट्रोल टेस्ट लगाकर कंट्रोल पूरा नहीं है तो वो इनकम नहीं बनेगी, तो ऐसे ही अगर एसएससी ने पीएलए अकाउंट में पैसा दे दिया और वहां कंट्रोल एसएससी का चला गया, वो एक्साइज के कंट्रोल में आ गया, तो वो खर्चा उसको अलाउ करना होगा। तो क्या क्या समझ में बना, मोदी पॉन्ड लिमिटेड अप्रूव टू हाईकोर्ट डिसीजन सेइंग दैट कि if there is a receipt on which SSC has no control, then income does not arise, and that analogy was applied in 43B. अब श्रीवास्तव साहब क्वेश्चन को थोड़ी देर रुकिए अपने, अभी आपका आपके क्वेश्चन में बाद में लूंगा एंड में, तो क्योंकि मैं आपका क्वेश्चन लूंगा तो मेरे जो बाकी सारे पॉइंट्स वो रह जाएंगे। क्यों क्यों राजेश भाई? बिल्कुल ठीक है सर, तो पहले आप लेंगे अपना लेंगे। कंप्लीट कर लो। हाँ हाँ हाँ,
तो कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 43 कैपिटल बी के अंदर जो मोदी पॉन्ड लिमिटेड का जजमेंट है, जिसमें लिखा है कि एडवांस पेमेंट भी अलाउ हो जाएगी अगर आपने पीएल अकाउंट में जमा करा दिया और आपके कंट्रोल से बाहर पैसा चला गया, राजेश भाई खर्चा अलाउ हो जाएगा। वही रिवर्स एनालॉजी सुप्रीम कोर्ट ने उसी में लगाई कि अगर आपके पास कोई रिसीट आ रही है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है तो वो इनकम आपकी नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी। तो मैं कहां कह रहा था, अब बहुत बार क्या होता है पावा जी, आपके पास एसएससी के पास कोई ऐसा पैसा आता है फिड्यूशियरी कैपेसिटी में, मैं एक वर्ड ले रहा हूं राजेश भाई, फिड्यूशियरी कैपेसिटी, आप नोट करिए। अच्छा, हम अकाउंट प्रेजेंट करने के लिए राजेश भाई कई बार जैसे होता है, हम उसको पीएनएल अकाउंट से जब रूट करते हैं ना और कंप्यूटेशन में घटाते हैं तो डिपार्टमेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इवन फ्रॉम टैक्स ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या सारी रिसीट एसएससी की इनकम को जन्म देती है। इसीलिए मुझे मोदी पॉन्ड लिमिटेड बताना पड़ा, और इसीलिए वो डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल का कंसेप्ट है सर, कि जो इनकम पे कंट्रोल एसएससी का नहीं है राजेश भाई रिसीट पे, वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी। 400 आईटीआर पेज नंबर 9। आगे बढ़ते। अब बिजनेस हेड का अंदर राजेश भाई सेक्शन 28 से लेकर 44 तक है संख्या, और टैक्स ऑडिट से अगर रिलेट करें तो मैं को रिलेट कर रहा था, मैंने एक टेबल बनाई, उस टेबल में मुझे पता चला, समझ में आया कि कितने सारे क्लॉजेज ऐसे हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के जिसमें टैक्स ऑडिटर को ना केवल रिपोर्टिंग करनी है राजेश भाई, ये जजमेंट एक्सरसाइज करना है कि कौन सी रिसीट कैपिटल रिसीट है। कौन सी आप नोट कर रेवेन्यू रहे हैं है? वर्ड कैपिटल रिसीट। रिसीट, ये कहां है पता है आपको? देयर इज ए क्लॉज इन क्लॉज नंबर, इसमें क्लॉज है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का जहां आपको लिखना होता है अमाउंट्स नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेक्शन 28 एनी अदर आइटम ऑफ इनकम और कैपिटल रिसीट। ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को में किसको लिखना है? टैक्स ऑडिटर को लिखना है। अच्छा, कैपिटल रिसीट कौन सी कैपिटल रिसीट? अमाउंट्स नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। अब क्या मतलब, जो डायरेक्टली आप रिजर्व में ले गए, हेलो, जो डायरेक्टली आप कैपिटल अकाउंट में ले गए, जो आप समझ रहे हैं, या आपने नेटिंग कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि टैक्स ऑडिटर के रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे क्लॉजेज में राजेश भाई ऐसा है, जो मैं भी वन बाय वन ले लूंगा, जिसमें उनको आपको ये भी देखना है कि क्या रेलेवेंट जुडिशियल जजमेंट्स के हिसाब से व्हाट यू से कि ये बात मतलब आपको रिपोर्ट आपको जजमेंट्स क्या कह रहे हैं और आपको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या कह रही है। अच्छा राजेश भाई, बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ओपिनियन ये रहता है कि जब हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें जजमेंट कंसीडर करने हैं या सीधा उसको सिर्फ एक क्लैरिकल फिलिंग ऑफ फॉर्म की तरह लेना है। सर ऐसा नहीं जजमेंट। है। हाँ। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पूरे इनकम टैक्स एक्ट का एक रिफ्लेक्शन है, उसमें इनकम टैक्स एक्ट से अगर आप डाइवोर्स करके सिर्फ उसको रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो उसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को भरते भरते वक्त वो सेक्शंस ध्यान में रखने जरूरी है जिसके तहत आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं राजेश भाई, और या जिस जिस सेक्शन से वो रिलेट हो रहे हैं। जैसे किसी ने कहा, एक बात बताइए कि क्या ऐसी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं जो कोई पर्टिकुलर चीज पूछ रहा है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, और जो अदरवाइज जिस सेक्शन में वो फॉल करती है, जिस हेड में लॉ में वो उस पर लागू नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एनी हाउस, मेरा बिजनेस हेड के साथ एक और पॉइंट है, फिर मैं बिजनेस हेड के अंदर घुस रहा हूं। बिजनेस हेड में राजेश भाई इनकम बिजनेस हेड की है या अनएक्सप्लेन इनकम है, इस पे बहुत सारे अभी जो 115 बीबी का हमने सेमिनार किया था, तो बिजनेस हेड की इनकम में और 68 और 69 की इनकम में भी बहुत अंतर है। अगर आप बुक्स रख रहे हैं, बुक्स ऑडिट है और आपका इनकम बिजनेस सेल्स परचेज का है, उसको सेक्शन 68 और 69 में नहीं डाला जा सकता, वो बिजनेस इनकम ही रहेगा। आर यू गेटिंग माई सबमिशन सर? जी और जी सर कोर्ट जी। ने ये कह दिया राजेश भाई, ये जजमेंट्स मेन इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज को असेसी ऑलरेडी ऑफर कर रहा है किसी भी हेड में, उस पे सेक्शन 68 69 नहीं लग सकते। दिल्ली आईटीटी का जो सबसे लैंडमार्क ऑर्डर है वो तपेश त्यागी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आपने किसी भी हेड में दिखा दी राजेश भाई, जिसको आपने ऑलरेडी ऑफर कर दिया, उस पे सेक्शन 68 टू 69 अप्लाई नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के कुछ क्लॉजेज राजेश भाई मार्क किए हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, सॉरी, मैंने देखा कि कौन कौन से सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट के राजेश भाई टैक्स ऑडिट के साथ लगते हैं, जिनका इंटरप्ले, जैसे टैक्स ऑडिट के साथ 44 जैसे अगर आपने टैक्स ऑडिट ढंग से नहीं किया या आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया, तो इसमें एक सेक्शन है जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न, 139 9। सबसेक्शन 9। वो कैसे, क्या कैसे कह रहा हूं मैं? नहीं नहीं, मैं बताता हूं मित्तल साहब, आपका 26 एस वाला क्यूरी लेता हूं, मेरे को ये लेना है अभी, मैं बताता हूं आपको 26 एस का। देखिए 26 एस का मित्तल साहब पॉइंट ये है कि आपको 26 एस को तो कुंडली की तरह मिलाना करना पड़ेगा, जैसे राम सीता जी की गुण मिले थे। अगर वो कुंडली मिलान नहीं हुआ, रिकंसिलेशन जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, सीए लैंग्वेज में, वो रिकंसिलेशन आपको करना ही वैसे भी पड़ेगा। देना ही पड़ता है। बिना रिकंसिलेशन के कोई भी टैक्स असेसमेंट
दिक्कत की बात है कि सीपीसी जो पावर्स यूज कर रहा है वो प्रॉपर एसएससी को नेचुरल जस्टिस वगैरह और प्रॉपर हियरिंग दिए बिना, प्रॉपर एसएससी का रिप्लाई कंसीडर करे बिना एक मैकेनिकल फैशन में कर रहा है। ये जी जी सारे जी जी। पावर जो भी एक्सरसाइज कर रहा है राजेश भाई सीपीसी, ये सब कैसे कर रहा है? एडजस्टमेंट तो कर देता है ना, तो एसएससी को प्रॉपर वो रिप्लाई देने के बाद करता है, ना हियरिंग देता है। एक जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा समरी मैनर में। आप सब नोट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया राजेश भाई, 466 आईटीआर पन्ना नंबर 205, जस्टिस उजल बुएन, एक्साइज कमिश्नर वर्सेस मैसूर सेल्स। नोट कर लीजिए, एक्साइज कमिश्नर वर्सेस मैसूर सेल्स, 2466 आईटीआर, 466 आईटीआर पन्ना नंबर 205, दैट किसी भी इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन में, वहां तो 206 सी था, टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, कि कई कोई भी ऐसा कॉन्सिक्वेंस हो रहा है जो एसएससी को हार्म कर रहा है, तो ना केवल शोकॉज नोटिस देना जरूरी है, बट पर्सनल हियरिंग देना भी अनिवार्य है। तो मैं आपको बता रहा हूं राजेश भाई, ये डिफेक्टिव रिटर्न वाली जितनी भी एडजस्टमेंट होती है ना, ये 143(1) वाली, उनमें ये जजमेंट एक्साइज कमिश्नर वाला क्रांतिकारी जजमेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जजमेंट का नाम है एक्साइज कमिश्नर वर्सेस मैसूर सेल्स, 466 आईटीआर, पेज नंबर 205। ये सेक्शन 206 सी टीसीएस वाले में आया था राजेश भाई। वहां पर कोई भी नेचुरल जस्टिस का वो नहीं लिखा हुआ कि शोकॉज दिया जाएगा या हियरिंग दी जाएगी, वहां तो सीधा लिखा है कि अगर किसी ने टीसीएस का वॉल्यूशन किया तो टीसीएस का ऑर्डर आ जाएगा डिफॉल्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सेक्शन में, इनकम टैक्स के अंदर या लॉ में, जहां पर भी सिविल कॉन्सिक्वेंस एडवर्स क्रिएट हो रहा है, तो उससे पहले मैंडेटरी शोकॉज नोटिस, एससीएन और ओरल हियरिंग देना अनिवार्य है। आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं 143(1) सीपीसी के लिए भी और 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न के लिए। मैं बोल रहा था 139(9) में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का इंटरप्ले कैसे है राजेश भाई। मैंने उसमें एक जगह क्लॉज में लिखा है कि एक्सप्लेनेशन टू 139(9) में, कि अगर आपने प्रॉपर ऑडिट नहीं कराया है तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, उसमें पर ये सब तब हो सकता है राजेश भाई जब प्रॉपर नेचुरल जस्टिस फॉलो प्रॉपर हो, प्रॉपर हियरिंग नोटिस आए। जिस समय डिफेक्टिव रिटर्न डिक्लेयर करने से पहले, मेरी रिटर्न को डिफेक्टिव होल्ड करने से पहले आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे, लॉ में भी लिखा हुआ है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया जो मैंने बताया, मैसूर सेल्स वाला, 466 आईटीआर 205। अब 139 सबसेक्शन 9 क्या कहता है सर? इसमें लिखा है राजेश भाई, एक्सप्लेनेशन टू 139(9), आप ध्यान से नोट करिए राजेश भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। For the purposes of this subsection, a return of income shall be regarded as defective unless all the following conditions are satisfied। मतलब अगर आपके रिटर्न को माना जाएगा डिफेक्टिव जब तक आपकी नीचे वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। उसमें से एक कंडीशन है, द रिटर्न इज अकंपनीड बाय द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट रेफर्ड टू इन 44AB। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने प्रॉपर टैक्स ऑडिट नहीं कराया तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती, बट वो कराने से पहले, आपको डिफेक्टिव करने से पहले डिपार्टमेंट को नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा एज पर द स्टैट्यूट सेक्शन 139(9) एंड एज पर सुप्रीम कोर्ट डिक्टा। तो दूसरा पॉइंट राजेश भाई 143(1) वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, जो सीपीसी वाला, जैसे मित्तल साहब पूछ रहे हैं ना, सिर्फ अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कोई टैक्स ऑडिटर राजेश भाई कंजर्वेटिव व्यू ले लेता है कि खर्चा डिसअलाउ होना चाहिए, बताइए वो बाइंडिंग है एसएससी पे, डिपार्टमेंट पे? ये बड़ी प्रैक्टिकल बात डिस्कस कर रहा हूं। एसएससी पर तो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट मानता नहीं सर। हाँ, अब आइए बात, जस्टिस संजीव खन्ना क्या कह रहे हैं, जो देश के नेक्स्ट मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। मैं जजमेंट लाया हूं निकाल के जरा आप लोगों के लिए, नोट कर लीजिए। हाँ दिल्ली हाईकोर्ट का एक लैंडमार्क ऑर्डर था, ये बहुत काम आएगा आपके, क्योंकि डिपार्टमेंट को जो आप कह रहे हो ना नहीं मानता है, इसके लिए मैंने हाँ। जजमेंट ढूंढा है। इसका नाम है दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर, अपने जुडिशल हाईकोर्ट का, पीसीआईटी वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। जस्टिस संजीव खन्ना इसके ऑथर हैं, जब दिल्ली हाईकोर्ट में थे। पीसीआईटी वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, 4 सितंबर 2018। अब इसमें क्या व्यू है राजेश भाई, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेमिनार का। Auditor's opinion, though relevant and material, would not be final and conclusive even when against the SSE. Auditor's report in a way is a third party and an independent report that can be equated with an expert opinion. सिर्फ expert opinion है. It may be accepted or rejected or partly accepted and partly rejected. It has to be considered with other material. It cannot be treated as final or binding on the AO or for that matter even on the SSE except when mandated by a statutory provision. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है? कितने सारे 143(1) के एडजस्टमेंट डिपार्टमेंट ने टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट से लिफ्ट करके ऑटोमेटिक मैनर में कर दिए। जी जी जी। वो सारे इस दिल्ली हाईकोर्ट के एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के डिसीजन के। आप कहेंगे मिस्टर गोयल 143(1) में लिख भी रखा है, पर 143(1) में ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि अगर 143(1), कोई कहेगा कि 143(1) में मिस्टर गोयल एक क्लॉज है जिसमें लिखा है कि अगर कोई डिसअलाउंस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इंडिकेट हुआ है तो उस पर एडजस्टमेंट हो सकती है। पर वो उसके उस डिसअलाउंस होने के बीच में और उस क्लॉज के बीच में एक बहुत बड़ा खाई है कि आपको नेचुरल जस्टिस मिलेगा। अगर आप उसमें ये बता देते हैं, जो जस्टिस खन्ना की जजमेंट की लाइट में, कि वो जो डिसअलाउंस टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट में रिकमेंड किया हुआ है राजेश भाई, वो फैक्चुअली गलत है या लीगली गलत है, तो वो डिसअलाउंस
नहीं होगा। सिर्फ इसी बात की वजह से मीनिंग देर बाय कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कोई डिसअलाउंस रिकमेंडेड है तो वो डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग नहीं है, उसके बेसिस पे डायरेक्ट एडजस्टमेंट रिटर्न में वेरिएशन। नहीं हो सकती। और क्योंकि उसमें नेचुरल जस्टिस एसएससी को मिल रहा है, और उसमें ये भी है राजेश भाई, अगर मान लीजिए कोई टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट ने ऐसा डिसअलाउंस रिकमेंड कर दिया, लेट अस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं, जो जुडिशियल हाईकोर्ट आपके फेवर में है और टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट में नहीं, नहीं अखिलेश जी, एसएससी रिपोर्ट अप्रूविंग 3CD रिपोर्ट वो एक अलग चीज है, आप कह रहे हो। अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप अपलोड करते हैं वो एसएससी का साइन करा हुआ अपलोड नहीं करते हैं आप। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कौन सा अपलोड करते हैं राजेश भाई? जो 3CD फॉर्म अपलोड होता है, जो जिसकी लॉ मांगता है वो तो टैक्स ऑडिटर देता है ना, वो पहले हमसे भरवाता है एसएससी से, वो बोला एसएससी से भरवाता है, वो बात अलग है। जैसे मेरा टैक्स ऑडिटर भी मेरे से भरवाता है, पर वो टैक्स ऑडिटर तो साइन कर रहा है ना, उसमें अगर उन्होंने डिसलाउ कर दिया कि 40 आईए का 37 का खर्चा डिसलाउ होना चाहिए 43 का, और वो जुडिशियल हाईकोर्ट के खिलाफ है, तो वो बात चलेगी कोई? तो इसीलिए जस्टिस खन्ना के व्यूज बड़े अच्छा। पर उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के राजेश भाई एक महत्वता ये बहुत जरूरी, बहुत बड़ी है, जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, किसी एसएससी के केस में जब उसकी असेसमेंट हुई ना, उसके अकाउंट्स जल गए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक कलकत्ता के बहुत केस में मैंने देखा वो जजमेंट यूज, जल गए, फ्लड में हो गए। उन्होंने, एसएससी ने कहा मेरे पास खाते तो है नहीं असेसमेंट के टाइम पे, तो फिर डिपार्टमेंट ने कहा आपकी असेसमेंट कैसी होगी? उन्होंने, एसएससी ने कहा कि साहब मेरा जब टैक्स, मेरा रिटर्न भरा था तब मेरा टैक्स ऑडिटर ने टैक्स ऑडिट किया था, और टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट में टैक्स ऑडिटर साहब ने सब कुछ ऑल इज वेल पाया था, तो इसलिए टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट के बेस पे आप मेरा असेसमेंट कर सकते हैं, इवन व्हेन माय अकाउंट्स आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ। स्कूटनी। तो ये चलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का लैंडमार्क ऑर्डर नोट कर लीजिए, इस पे जजमेंट है राजेश भाई, दिल्ली हाईकोर्ट का 113 आईटीआर 389, जय इंजीनियरिंग 113 आईटीआर पेज नंबर 389, कि इन एब्सेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ असेसी ऑडिट रिपोर्ट कैन कॉन्स्टिट्यूट एज वैलिड मटेरियल टू मेक द असेसमेंट। जो संजीव खन्ना का व्यू था दिल्ली हाईकोर्ट में एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में, वो था कि ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट फाइनल एंड कंक्लूसिव, इट इज एक्सपर्ट ओपिनियन, इट कैन बी कंटेस्टेड। जो जय इंजीनियरिंग का व्यू है दिल्ली हाईकोर्ट का, वो ये है कि अगर अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है तो टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट के बेस पे भी असेसमेंट हो जाएगी। हो जाएगी। और ये कई अनगिनत फैसलों में यूज हुआ है राजेश भाई। एनी हाउ चलिए, अब मैंने जो कुछ क्लॉज पिक किए, पहला क्लॉज है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं सर, क्लॉज नंबर 12, फिर उसके साथ कोरिलेट करते करते करूंगा। अच्छा, कुछ राजेश भाई जैसे ना बहुत लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स अभी पिछले 1-2 साल में आए बिजनेस हेड से रिलेटेड, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा। आप टीडीएस की रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे टीडीएस कहां कटना है नहीं कटना है, टीडीएस सेक्शन लगता है नहीं लगता है, डिसअलाउंस होगा नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, कौन सी खर्चा कंटिजेंट लायबिलिटी है या नहीं है। ये सब बातें कोर्ट्स ने कुछ डिसीजंस में अभी करी हैं, कुछ डिसीजन मैंने कंपाइल भी किए, वो मैं दे दूंगा, पर मैं जो मेन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्लॉजेस राजेश भाई जो मैंने पिक किए हैं आज। अच्छा हाँ, उससे एंटर करने से पहले एक दो तीन कंसेप्ट मुझे जरूर बताने थे, सॉरी सर। ये राजेश भाई कंसेप्ट ये है कि क्या बिजनेस इनकम में ग्रॉस बेस पे टैक्स लगता है या नेट इनकम पे टैक्स लगता है? बताइए राजेश भाई, ग्रॉस पे लगता है नेट पे लगता है? कहा क्या, दोबारा बोलना सर, मैं जरा बिजी था वहां पर। बिजनेस इनकम में, बिजनेस हेड में टैक्स ग्रॉस रिसीट पे लगेगा या नेट इनकम पे लगेगा? नेट इनकम पर है। हाँ, ये नोट करिए, पहला प्रिंसिपल है नेट इनकम पे लगेगा। नेट दूसरा इनकम पर। पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसी पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि ग्रॉस रिसीट पे टैक्स लगने की बात हो जाती है, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 28 में प्रॉफिट्स एंड गेन्स पे चार्ज है, रिसीट्स पे चार्ज नहीं है, नेट इनकम पे चार्ज है। दूसरी बात, रियल इनकम थ्योरी बिजनेस साइड में बहुत इंपॉर्टेंट है राजेश भाई, बहुत सारे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्लॉजेस को पढ़ते वक्त आपको ध्यान में रखना है, ग्रॉस वर्सेस नेट, पहला नियम नेट। दूसरा, रियल इनकम वर्सेस हाइपोथेटिकल इनकम। अब इसका क्या मतलब है? मतलब जो इनकम रियली सेंस में एसएससी को अराइज ही नहीं हुई, नोशनल है, हाइपोथेटिकल है, उस पर टैक्स बिजनेस हेड में नहीं लगेगा। सिर्फ रियल इनकम पे लगेगा। और रियल इनकम के ऊपर इतनी जबरदस्त ज्यूरिस्प्रूडेंस है, सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी इनकम रियल है और कौन सी इनकम हाइपोथेटिकल है, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आप रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। दैट इज सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस नारीमान का ऑर्डर है, पियरलेस जनरल फाइनेंस 416 आईटीआर पन्ना नंबर 1, peerless general finance 416 ITR page number 1, how you decide from which point of view that income is a real income or a hypothetical income। और उसी की तर्ज में राजेश भाई एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, टी जयाचंद्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 406 आईटीआर पन्ना नंबर 1। उसमें ये फैक्ट है कि क्या एक एसएससी के बैंक में पैसा आ गया राजेश भाई आपके, क्या मान लिया जाएगा वो रिसीट आपकी इनकम है आपके बैंक में आने से, या ये देखा नो। जाएगा कि उससे इनकम पैदा हो रही नहीं हो रही? मान लीजिए वो सामने एक ट्रक ट्रक एक आदमी का काम है, वो आगे से ट्रक लेता है आगे देता है,
उसके अपना कोई ट्रक नहीं है, तो उसकी इनकम कौन सी होगी? जो ट्रक आगे से लेकर आगे दे रहा है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बिजनेस करते हैं जो फैसिलिटेटर का काम करते हैं, कोऑर्डिनेटर का काम कमीशन, करते हैं। कमीशन। हाँ, अब इसमें प्रेजेंटेशन की बात आती है। आप पीएनएल अकाउंट शुरू कहां से करेंगे, आप किसको अपनी टोटल रिसीट मानेंगे और कहां पीएन इनकम दिखाएंगे, ये बात आ जाती है फिर। तो कैसे करेंगे स्टार्ट, बताइए। पूरी रिसीट को अपना, जैसे जो टोटल आपको आगे से मिल रहा है वो पूरी रिसीट काउंट करके खर्चा दिखाएंगे जो आप आगे दे रहे हैं, या नेट करके चालू करेंगे? या तो नेट करके करेंगे सर हम। ऐसा इतना आसान नहीं है राजेश भाई, ये सबसे बड़ा इश्यू है। इसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया। आप पीएनएल अकाउंट की प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं? तो मित्तल, जैसे तो आप, जैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू राजेश भाई ये है कि लोग क्या करते हैं, जैसे वो बात करते हैं मित्तल साहब कि आप 26 से रिकंसाइल करना है। तो आपने एक कंजर्वेटिव क्या लिया, आपने पहले पूरी रिसीट को अपनी रिसीट मान लिया, फिर जो आप आगे खर्चा कर रहे हैं सामने वाले के ब्याह पे, उसको आपने खर्चा दिखाकर नेट दिखा दिया। इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें जो खर्चा आप डेबिट करते हैं उस पर सारे सेक्शन डिसअलाउंस के डिपार्टमेंट लगाने की बात करता है और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है। अब पर दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका है कि आप नेट चालू करें, जो नेट आपकी अपनी है उससे चालू करें, तो उसमें वो खर्चा तो आएगा ही नहीं। तो विच इज राइट वे? है सर, यदि कमीशन है तो मैं तो नेट ऑफ करके ही करूंगा ना। मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए सर, कच्चा आड़ती पक्का आड़ती वाला भी कंसेप्ट लगेगा। बट एनी हाउस, मेरा सबमिशन रियल इनकम थ्योरी का ये था। रियल इनकम की थ्योरी के हिसाब से मेरा कहना ये है कि इवन इफ मैं पूरा दिखा रहा हूं राजेश भाई, पर मेरी इनकम नेट ही इनकम होनी चाहिए। यस यस। अगर मेरा नेचर ऑफ बिजनेस कॉन्डुइट का है, इंटरमीडियरी का है, फैसिलिटेटर का है, पास थ्रू एजेंट का, चार वर्ड है, कॉन्डुइट, इंटरमीडियरी, फैसिलिटेटर, पास थ्रू, तो मेरी इनकम जो है वो नेट मानी जैसे जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रॉस को आप मेरी इनकम मान के चल पड़ेंगे। और ग्रॉस इसलिए सिर्फ क्योंकि टीडीएस कटा हुआ है ग्रॉस पे। हेलो राजेश भाई, सिर्फ टीडीएस कटने से ग्रॉस मेरी इनकम नहीं हो गई, नहीं इसलिए होगी, नहीं इनकम होगी। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, एक तो ग्रॉस वर्सेस नेट, एक रियल इनकम हो गया। सर हाँ, ये इसमें दोनों पॉइंट हो टीडीएस गए। अब यहाँ पे आइए, कितना होता है, डिपार्टमेंट 143(1) में ही भेज देता है भेज एडजस्टमेंट। देता है पापा जी, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। 39(9) का भेज देता है। सॉरी, 139(9) का नोटिस आ जाता है डिफेक्टिव रिटर्न का, कि इसको ठीक करो, कि आपकी रिसीट्स मैच नहीं करती टीडीएस से। वो गलत है सर। आई अप्रिशिएट व्हाट यू आर सेइंग, मैं प्रैक्टिकली बात आपकी समझ रहा हूं, पर आप नेट से, आप रियल सेंस में समझिए पापा जी, कि क्या सिर्फ मेरे अकाउंट्स को दो अलग अलग तरीके के दिखाने से सब्सटेंस ओवर फॉर्म का प्रिंसिपल धूल चाट जाएगा? आपको 5 जज बेंच का जजमेंट लिखवा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए पापा जी। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन को सीपीसी कैसे पढ़ रहा है ये लॉ डिसाइड नहीं करेगा। लॉ क्या है ये लॉ डिसाइड करेगा। लॉ ये है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कीका भाई के केस में बोला, कीका भाई का जजमेंट 5 जज बेंच का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें लिखा है इनकम टैक्स लॉ में सब्सटेंस ओवर फॉर्म का प्रिंसिपल चलना चाहिए। मेरा कहना है ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाते ज्यादा समझते हैं। सिर्फ मेरे अकाउंट को अलग अलग दर्शाने से मेरी, इससे ये डिसाइड थोड़ा हो जाएगा कि मेरा मेरा उसमें रोल क्या है। अगर आप सिर्फ चालू ऊपर से ज्यादा अमाउंट से कर रहे हैं और अगला खर्चा दिखा रहे हैं, तो ना तो ये माना जाएगा सर आपकी रिसीट आपकी होगी, वो खर्चा आपका हो गया। देखिए मैं ये बताना चाह रहा था, इससे नहीं ये इससे निर्भर होगा कि आप कर क्या रहे हैं काम, आपका रोल ट्रांजेक्शन में क्या है, सप्लाई चेन में। अगर मेरा रोल एक पास थ्रू ट्रांसफर मिजरी का, इंटरमीडियरी का, तो फैसिलिटेटर का, तो ना तो मेरी पूरी रिसीट मेरी रिसीट है दादा, और ना मेरा खर्चा वो मेरा है। मेरी जो बात राजेश भाई ने बोला नेट मेरा है। जो सीपीसी कर रहा है 139(9) में या 143(1) में, वो टोटली रॉन्ग है। वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के प्रिंसिपल का भी उल्लंघन है, वो रियल इनकम थ्योरी का भी उल्लंघन है सर। और वो इस बात का भी उल्लंघन है कि आप किसी रिसीट को, जो मेरी रिसीट नहीं है, पहले पूरी रिसीट मान रहे हैं, फिर जो खर्चा मेरा नहीं है राजेश भाई, उस पर 40A3 लगा रहे हैं, 40A लगा रहे हैं, उसमें डिसअलाउंस कर रहे हैं। और इसीलिए पावा जी सेमिनार का पर्पस था आज कैसे, कि टैक्स ऑडिट का इंटरप्ले 139(9) के साथ, टैक्स ऑडिट का इंटरप्ले 143(1) के साथ। एक राजेश भाई टैक्स ऑडिट का इंटरप्ले इस बात के साथ भी है कि जब हम असेसमेंट फेस करते हैं ना, जो मैंने आपको डील कर लिया कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कुछ लिखा है एडवर्स, तो वो उसको एओ पिक कर लेता है, वो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया। टैक्स जी। ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे 148 भी कर देता डिपार्टमेंट की, टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट में कुछ एडवर्स रिमार्क है, 143 टू सिक्योरिटी नहीं आया, 148 कर दिया डायरेक्ट, तो वो अलाउड नहीं है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे 148 अलाउड नहीं है, ऐसा जजमेंट्स आ गए। क्यों? क्योंकि फिर वही बात कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, दूसरी बात करना था तो डिपार्टमेंट 143 टू करे। 148 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर पॉसिबल, क्योंकि वो नहीं फ्रेश है। मटेरियल नहीं है, वो तो रिटर्न का पार्ट है। आपने 143 टू क्यों नहीं दिया?
और इसमें कर्नाटक हाईकोर्ट का 470 ITR 536 नोट कर लीजिए, बसंती रामदास पई कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के एडवर्स रिमार्क के बेस पे 148 नहीं हो सकता। 470 ITR पेज 536 कर्नाटक हाईकोर्ट बसंती रामदास पई। अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं कराई तो पेनल्टी लग सकती है 271B की, टैक्स ऑडिट नहीं कराया। बट वो पेनल्टी आपका, अगर आप रीजनेबल कॉस्ट दे देंगे तो पेनल्टी आप पे लागू 271B की नहीं होगी। पांचवा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई कमी है पावाजी तो उसमें उसके ऊपर ऑडिटर साहब की भी पेनल्टी लग सकती है 271J, मिस रिपोर्टिंग इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 271 कैपिटल जे। ये 5 सेक्शन जो 139(9), 143 सबसेक्शन 1, 143(3), 148, 271B और 271J, ये 5-6 सेक्शन मुझे राजेश भाई लगा जिसका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ। सर नेट रिजल्ट में तो ये हुआ, जिसने टैक्स ऑडिट अगर नहीं कराया, पेनल्टी बात की बात है, उसकी रिटर्न ही नहीं फाइल हो सकती, डिफेक्टिव हो जाएगी तो नॉन वो है। अरे और नहीं पावाजी, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ वो कैसे नहीं, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट। अगर मान लीजिए मैं एसएससी हूं, मेरे को मेरा एसएससी मेरा टैक्स ऑडिट होना चाहिए, आप ध्यान से समझिएगा, और मेरे को बुक्स भी रखनी है तभी तो टैक्स ऑडिट होगा। मैंने बुक्स ही नहीं रखी, मैं कह रहा हूं मेरा 9 बुक्स करके मैं रिटर्न भर रहा हूं। आप मेरी रिटर्न एनालिसिस बना तो ना कर दोगे, वो तो एओ बाद में देखेगा, असेसमेंट का पार्ट है वो तो, कि मेरे को बुक्स रखनी थी नहीं रखनी थी, मैंने बुक्स का 271 का किया, तभी कोर्ट के रूलिंग आए कि जिसने बुक्स ही नहीं रखी उस पर टैक्स ऑडिट की पेनल्टी लगी नहीं सकती। सर बात ठीक है, तो 139(9) में जब उन्होंने भेज दिया सर वो ये आप, सॉरी, आप चार्टेड अकाउंटेंट के नाते एक बार छोड़ दीजिए, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक लीगल मैन की तरह सोचिए। 139(9) आपका राइट टू फाइल रिटर्न एंड राइट टू टेक ए स्टैंड कैन नॉट टेक अवे बाय 139(9), और डिपार्टमेंट में जो 139(9) का स्टैंड है कोई वो वही थोड़ी ना सुप्रीम स्टैंड है, वो गलत भी तो हो सकता है, और गलत है ही। 139(9) में कहां लिखा है कि 139(9) ये डिसाइड करेगा, जो 139 का नोटिस दे रहा है कि मेरा रोल क्या ट्रांजेक्शन में, मुझे टैक्स ऑडिट कराना था नहीं कराना था, ये तो असेसमेंट का पार्ट है ना। ये यही तो अभी तक आपने वो बताया 139(9) में लिखा है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट शुड बी फर्निश्ड अलोंग विद द रिटर्न। अब ये नहीं लिखा उसमें कि ये टैक्स, मैं उसका इंटरप्रिटेशन देता हूं आपको, यू आर राइट, उसका इंटरप्रिटेशन ये है पापा जी। अपनी भी पहले से यही है कि भाई आईटीआर तो जानी चाहिए, इट हैज नो रेलेवेंस वेदर ऑडिट। मैं एक बात बोल रहा हूं सर, मान लीजिए मैं खुद आगे से बोल रहा हूं मुझे टैक्स ऑडिट कराना था, नहीं कराया, तब वो रिटर्न लग गया। है? आपने टैक्स ऑडिट के कॉलम में लिख दिया कराना था, आपने नहीं कराया तो भी रिटर्न भर दी, फिर डिफेक्टिव रिटर्न आया और आप तब भी मान रहे थे कि आपको कराना था, तब वो इनवैलिड कर सकता है। बट मैं ये कह रहा हूं उसके बाद भी आप रिट में जा सकते हैं, उसके बाद भी उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं, अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपने गलत लिखा था कि आप पे टैक्स ऑडिट लागू होता है। नहीं सर वो बात ठीक है, अगर लागू होता है और एसएससी नहीं कराता उस केस में तो क्या है? ये डिसीजन, दैट इज व्हाट आई एम सबमिटिंग टू यू अगेन एंड अगेन, कि दिस इज नॉट कैन बी डन इन समरी प्रोसीडिंग ऑफ 139(9), दैट कैन ओनली बी डन इन 143(3). यस, इट शुड अब बी। दिक्कत कहां हो रही है कि आप ये सब सारे काम जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं और क्या बोलते हैं जिसमें आपको एक डिबेट की जरूरत है, कंटेंशियस इश्यू है, उसको आप 139(9) और 143(1) समरी मैनर में थोड़ा ना कर सकते हो। अच्छा, अगर आप 139(9) मैनर में ये डिसाइड करने लग जाओगे भाई साहब कि मेरे को टैक्स ऑडिट कराना था नहीं कराना था, पहली बात, और दूसरा मेरा ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है और मुझे कितना रिसीट मेरा है, ये सब का मटन, सर आप पढ़िए सेक्शन को। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आपको बता रहा हूं पावा जी, आप भूल गए, मंगलम पब्लिकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने 459 ITR, आप नोट कर लीजिए, 139(9) का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क ऑर्डर मंगलम पब्लिकेशंस, कि आप किस रिटर्न को डिफेक्टिव कह रहे हैं और किस मैनर में कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, अभी आया जो 2024 में, मंगलम पब्लिकेशंस, जस्टिस भुयन का, 459 ITR पेज नंबर 159। और वो आपको मैं बता रहा हूं पावा जी, 90% डिफेक्टिव रिटर्न के जो केसेस हैं या तो मंगलम पब्लिकेशन के हिसाब से खत्म होने चाहिए या एक्साइज कमिश्नर वाला जो मैंने रूलिंग बताया, नेचुरल जस्टिस। और तीसरा बात जो आप बार बार पूछ रहे हो कि नहीं गोयल साहब वो उसमें ये कर देता है वो कर देता है, वो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है सर। ना तो 139(9) उसको पावर दे रहा है डिसाइड करने की कि मेरी कितनी रिसीट है, मेरा कितना इनकम है, वो असेसिंग ऑफिसर करेगा सर, वो 139(9) में कैसे कराओगे आप? और ये आप टर्नओवर 139(9) सर एक, मेरे हम्बल ओपिनियन में क्लैरिकल चीज के लिए तो हो सकता है जो आप रिटर्न में, जिसमें कोई डिबेट नहीं है और कोई डाउट नहीं है, पर जो चीज डिबेटेबल है जिसमें क्रॉस व्यूज की जरूरत है, वहां 139(9) 143(1) वर्क नहीं कर सकता सर, सॉरी। बिल्कुल। एनी सर, चलिए अब आते हैं राजेश भाई, मैंने 5 सेक्शन क्लियर करे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, इंटरप्ले सेक्शन 139(9) के साथ, 143(1) के साथ पावा जी, 143(3) के साथ, 148 के साथ, और नीचे 271(B) के साथ और 271। राजेश भाई कुछ लोगों ने मुझे पता है क्या कहा, अभी एक बात पावा जी चल रही है, आप क्या बोल रहा हूं मैं, कि गोयल साहब ये 43BH बहुत तंग कर रहा है।
जी जी जी, बिल्कुल फैक्ट है ये। तो इसका रास्ता क्या है? अब मैंने हाँ बाबा जी एक बात आपको बता रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे थे 1399, मैंने आपको 3-4 पॉइंट बोल दिए, मंगलम पब्लिकेशन, एक्साइज कमिश्नर, और 1399 समरी नेचर है, असेसमेंट नहीं है। अब पॉइंट ये है कि मान लीजिए मैंने ऑडिट, मैं एक असेसी ऑडिट नहीं करा, जैसे आपने बोला कपिल भाई कि असेसी रिटर्न नहीं भर पाएगा, ऐसा नहीं है सर। रिटर्न आप भर सकते हैं, वो डिफेक्टिव होगी, डिक्लेयर होगी, आप उसको लड़ेंगे, चैलेंज करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, रिट में जाएंगे या अपील करेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। बट आज मान लीजिए मैंने अगर ऑडिट नहीं कराया राजेश भाई, तो उसकी पेनल्टी किस पे है? टैक्स ऑडिटर पे ऑडिट नहीं, मतलब ऑडिट, अगर किसी असेसी ने किसी टैक्स ऑडिटर को नहीं ढूंढा, तो किस ऑडिटर पे पेनल्टी लगाओगे? सारे ऑडिटरों पे? एसएससी पे। हाँ बिल्कुल, पेनल्टी सिर्फ असेसी पे ही है ना, वो भी तब है जब असेसमेंट होगी। सीधा तो पेनल्टी नोटिस नहीं दे दोगे, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है 379 आईटीआर 521, बिना असेसमेंट के आप कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते। जय लक्ष्मी राइस मिल्स। तो पावा जी, मेरा सबमिशन ये है कि अगर किसी ने ऑडिट नहीं कराया और आप वो एक्सपोजर के साथ चल रहे हो जो आप बोल रहे थे 1399 के साथ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया जिसमें लड़ाई हो सकती है, और जिसके लिए मान लीजिए मैं उतनी असेसी पेनल्टी कह रहा है, मैं कितनी पेनल्टी होती है राजेश भाई? 1,25,000 कुछ है। 0.5% और 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। हाँ, तो वो असेसी कह रहा है मैं उतनी पेनल्टी देने के लिए तैयार हूं, अभी ले लो मुझसे। अब मेरी बिजनेस इनकम तो टैक्स करोगे उतनी जितनी मैंने कमाई है। किसी केस अगर आपने ऑडिट नहीं कराया तो क्या उसके नहीं कराने से आपकी ग्रॉस रिसीट आपकी इनकम बन जाएगी? नो। तो क्या होगा? पेनल्टी का तो वो देने के लिए तैयार है। तो क्वेश्चन ही आया राजेश भाई, एक बात तो ये होगी कि ऑडिट कराना नहीं कराना किसका प्रेरोगेटिव है? एसएससी का। वो अगर नहीं कराता तो ही इज टेकिंग द रिस्क ऑफ 139(9) और 271(b). बट हैविंग सेड दैट जैन साहब, अगर उसने ऑडिट नहीं कराया तो 43(b)(h तो नहीं आया ना पिक्चर में भी? नहीं, डिपार्टमेंट ऑडिटर अपॉइंट भी तो कर सकता है ना सर। अरे सर, आप आगे पहुंच गए राजेश भाई, अच्छा। अभी की बात हो रही है। अभी तो 43 BS से बच गए सर। नहीं नहीं, मेरी बात को हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं, जैसे अभी हेमंत पापा जी मुझसे डिबेट कर रहे थे कि 139 में इन्होंने इतना अच्छा डिबेट किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दिस इज वेरी हेल्दी डिबेट। तो पापा जी, अगर मैं ऐसी हूं, मैंने एक कॉल ली कैलकुलेटेड कि मैं ऑडिट नहीं करा रहा, आई विल फेस द एक्सपोजर ऑफ 271 कैपिटल बी एंड आई एम रेडी टू पे द पेनल्टी जैन साहब ई सेइंग, एंड सेकेंडली इवन इफ द डिफेक्टिव रिटर्न कम्स, वो भी मैं फेस करूंगा। बट आज का मुझको ये कि अगर आप मेरा अभी डिसलाउंस कर देंगे तो मेरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स बढ़ जाएगा। कई गुना मुझे उससे। अच्छा, क्या आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट करते वक्त उसको आंख मिचला? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना सर, 43(b)(h बताना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए पावा जी ये बात आई, मेरे दिमाग में राजेश भाई एक बात आ रही थी कि बहुत सारे केस ना, जब मैंने कभी जब 10-5 साल पहले दिल्ली आईटीटी में केस लड़ा था, इटालियन कंपनी थी पावा जी, उसने क्या किया, उसने किसी वो कॉन्ट्रैक्टर थी, उन्होंने एनडीएमसी का कोई रोड बनाया था दिल्ली में, और उन्होंने आगे कोई ठेकेदार पकड़ा था सब कॉन्ट्रैक्टर, उसका टीडीएस नहीं काटा था, मतलब जितना पैसा राजेश भाई उनको मिला आगे उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कुछ बच गया। अब जिसकी टीडीएस नहीं काटा जैन साहब, उसका सारा डिसलाउंस इनके हाथ में हो गया। 40 आईए में उस समय 100% था। तो मेरे को जैन साहब आईटीटी ने ये होल्ड करके दिया उस केस में, इको अस्पार्ट में राजेश भाई, कि अगर असेसी भी रिक्वेस्ट करता है तो बुक्स रिजेक्ट हो सकती है और अल्टीमेटली बिजनेस मैन के हैंड्स में रियल इनकम असेस होगी। तो आईटीटी ने पहली बार मेरी बुक्स रिजेक्ट करी, 40 आईए डिलीट किया और मेरे को 6% पे असेस कर दिया। मैं वेरी ये गुड। बात कहां लगा रहा हूं? आप समझ रहे हो मैं कहां बोल रहा हूं? अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने कोई स्टेट्यूटरी कंप्लायंस नहीं किया, तो आप मेरी इनकम तो असेस उतनी करेंगे ना जितनी मेरी बिजनेस इनकम है। अच्छा, जहां इनकम राजेश भाई प्रॉफिट एस्टिमेट होता है ना, वहां ये 43(b)(h वगैरह नहीं लगते, इस पे रूलिंग्स आ गई। हाँ, तो 44 ADA और एडीए में नहीं लगेगा। किसी ने कहा कि अगर नहीं नहीं, अगर आपकी बुक्स नहीं है और आपका प्रॉफिट एस्टिमेट हो रहा है तो 43 भी अप्लाई नहीं होगा। नोट कर लीजिए बात। अगर मेरी बुक्स नहीं है और मेरा प्रॉफिट एस्टिमेट हो रहा है, या मेरी बुक्स रिजेक्ट हो रही है और मेरा प्रॉफिट एस्टिमेट हो रहा है, तो पापा जी जो बुक्स रिजेक्ट हो गई उसके अंदर इंडिविजुअल डिसलाउंस नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं जैसा मैं कहां कह रहा हूं? यस यस। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग अनकंप्लायंट करें, बट ऐसे जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि अगर एसएससी की बुक्स रिजेक्ट हो गई और उसका प्रॉफिट एस्टिमेट हो गया तो उस पे इंडिविजुअल डिसअलाउंसेस नहीं होंगे, वो प्रॉफिट एस्टिमेशन में सब कुछ इंक्लूड माना जाएगा। चलिए, ये दो बातें इसलिए बताई 43(b)(h को देखते हुए। वो कह रहे टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट में टैक्स ऑडिटर को बड़ा भारीपन से रिपोर्ट करना पड़ रहा है 43(b)(h। तो राजेश भाई मैंने ये समझा कि वो ना करा एसएससी ऑडिट,
ये तो एसएससी को कॉल लेनी है ना सर। ठीक है जैन साहब, ये बात ठीक बात है। am I right? यस यस। चलिए, थैंक यू फॉर योर काइंड एंडोर्समेंट सर। गुड आइडिया टू सेव 43 BH। नो 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 गुड आइडिया। नो आइडिया सर, नो आइडिया। ये तो एक डिस्कशन है, मेरे को कुछ पता ही नहीं। वो जैसे श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं ना, मेरे पास ना आइडिया है, ना मेरे पास व्यू है, ना मेरे पास पॉइंट है, कुछ नहीं। मैं उनको पहले ही बोल चुका हूँ आज कि ना मेरे पास व्यू है, ना मेरे पास पॉइंट है, ना मेरे पास आइडिया है। मैं तो आपका छोटा सा भक्त हूँ राजेश भाई, बाकी बिहारी का, आपका और उनका। आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ क्लॉजेस देखे राजेश भाई, नोट करते जाइए। क्लॉज 12 सबसे पहले है। क्लॉज 12, क्लॉज 12 में क्या है? प्रिजम्पटिव इनकम आपको चेक करनी है पावा जी की 44 AD वगैरह अप्लाई करता है नहीं करता। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आप चेक कर रहे हैं, बिजनेस ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि उसकी इनकम में कोई प्रिजम्पटिव इनकम जैन साहब है नहीं है, क्लॉज नंबर 12 के अंदर। तो उसमें प्रिजम्पटिव इनकम वाले जो सेक्शन की मर्यादा है वो चेक करनी है आप। क्लॉज 13D और 13E में राजेश भाई, इंपैक्ट ऑफ इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, क्लॉज 13D एंड 13E में आपको बताना है ICDS का। क्लॉज 15 में कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, कि अगर कोई कैपिटल एसेट एसएससी ने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। अच्छा क्या है जैन साहब कि बहुत सारे क्लॉजेस को हम पढ़ते हैं ना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के, और सेक्शन के साथ कोरिलेट नहीं करते, तो हमें समझ में नहीं आता कि उसकी रिपोर्टिंग का दायरा क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्लॉज 15 है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, ये कहां डील है? सेक्शन 45(2) लगता है इस पे। वो टैक्स कब होता है कैपिटल गेन? आप जब टैक्स कब होगा? जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। यस। तो ये रिपोर्टिंग वैसे है एकेडमिकली, आप समझ रहे हैं? जब आप कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे, टैक्स 45(2) में तब नहीं लगता। टैक्स तब लगता है जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। बिकेगा। तो राजेश भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेक्शन 7 पड़ेगा, इसलिए आज का सेमिनार हमने ऐसे रखा है। तो एनी हाउस, अगला क्लॉज ये जो इंपॉर्टेंट है, क्लॉज नंबर 16 बड़ा इंपॉर्टेंट है जैन साहब। क्लॉज नंबर 16 में है कि आपको वो सारी इनकम ढूंढनी है जो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई, जो सेक्शन 28 में आती है, जो इनकम नेचर की है, जो कैपिटल रिसीट है। अच्छा, इन्होंने कैपिटल रिसीट क्यों ढूंढवाना चाह रहे हैं टैक्स ऑडिटर से, आपको पता है राजेश भाई? ये इसके साइकोलॉजी है इस क्लॉज की, कि आपको ये ढूंढना है कि जो एसएससी ने अपनी इनकम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करी, जो अदरवाइज इनकम नेचर की है, या जिसको वो कैपिटल रिसीट मान रहा है, ताकि वो उसको आगे जाकर स्टैंड ले सके कि ये एसएससी का स्टैंड सही है या गलत है। गलत। बट आपको क्या करना है एज ए टैक्स ऑडिटर? क्या आप सिर्फ आपका काम सिर्फ मैथमेटिकल रिपोर्टिंग का इसमें, या डाटा फीडिंग है? रिटर्न में डिसअलाउ करना पड़ेगा। नहीं सर, ये आगे चलेगी जैन साहब। आपको ये देखना है कि जो सही में वो उस इनकम का कैरेक्टर क्या है, तभी तो आप डिटरमाइन करेंगे कि कैपिटल रिसीट क्या है और रेवेन्यू रिसीट क्या है, वरना आपको पता कैसे चलेगा? बिल्कुल डेफिनेटली। इसीलिए जितने भी डिसीजन आज तक सुप्रीम कोर्ट के आए हुए हैं, जिनमें बहुत सारे ऑर्डर हैं, पर एक जजमेंट आपको लिखवा देता हूं, सब नोट कर लीजिए। कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क ऑर्डर है, सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड 325 ITR पन्ना नंबर 422। लिक्विडेटेड डैमेजेस रिसीव्ड पावा साहब ऑन द डिलेड सप्लाई ऑफ मशीनरी टू एन एसएससी। लिक्विडेटेड डैमेजेस मिले थे इसको, उसको क्या मानेंगे राजेश भाई? डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू रिसीट मान लिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है 325 ITR 422 में, जस्टिस डी के जैन, कि दैट liquidated damages are in the nature of capital receipt non chargeable to tax। वेरी गुड। तो इसका फंडा क्या है राजेश भाई? एवरी रिसीट इज नॉट इनकम एंड एवरी इनकम इज नॉट टैक्सेबल इनकम। 57 ITR 532 भी नोट कर लीजिए, ये वहां लिखा हुआ है सत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी रिसीट इज नॉट इनकम एंड एवरी इनकम इज नॉट। और ये क्लॉज 16 से रिलेटेड है, हवा में नहीं बोल रहा हूं। क्लॉज 16 जिसमें आपको एनी अदर आइटम ऑफ इनकम और कैपिटल रिसीट बताना है और एनी अदर इनकम बताना है। 57 ITR पन्ना नंबर 532, पर्सन 80, दैट एवरी रिसीट इज नॉट इनकम एंड एवरी इनकम इज पावाजी नॉट टैक्सेबल इनकम। अच्छा देखिए, जो आदमी फिर आप वहीं आ रहा हूं, पावाजी 139.9 कर रहा है, सीपीसी कर रहा है 143 में, वो सब ये नहीं देखता। इवन टैक्स ऑडिटर को देखना जरूरी है। आपका गाइडेंस नोट कहता है हमारा इंस्टीट्यूट का राजेश भाई, 2 टाइप के क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज जिसमें आपको सिर्फ रिपोर्ट करना है जैन साहब, और एक क्लॉज में आपको जजमेंट एक्सरसाइज करना है, प्रोफेशनल ड्यू जजमेंट। जजमेंट जहां एक्सरसाइज करना है वहां आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस भी देखनी जरूरी है, ऐसा हमारा गाइडेंस नोट भी कहता है, और मेरा भी ओपिनियन नहीं है। तो क्लॉज नंबर 16 में आप क्या देख रहे हैं सर? कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट, जिसके लिए मैंने आपको 2 जजमेंट बताए सुप्रीम कोर्ट का, एक सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड 325 ITR 422 और एक दूसरा सुप्रीम कोर्ट का पर्सनेटिव 57 ITR 532। आगे बढ़ते हैं राजेश भाई। क्लॉज नंबर 17 डीम्ड इनकम इसमें आ गया। देखिए कि आपको चेक करना है कि एसएससी ने कोई सर्कल रेट से कम पे लैंड एंड बिल्डिंग तो नहीं बेची। क्लॉज नंबर 17 43C सेक्शन और 50C का कंप्लायंस।
43 CA और 50 C। अच्छा पावा जी 43 CA 50 C की रिपोर्टिंग करने से पहले आप ये तो देखेंगे ना कि वो लैंड एंड बिल्डिंग है या नहीं है जिसपे वो लगता है। Yeah. और वो टॉलरेंस बैंड वाली बात भी तो देखेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे राजेश जैन साहब, टॉलरेंस बैंड वाला बात। ये बहुत प्रैक्टिकल इशू राजेश भाई, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं 43 CA का 50 C का, जो उसमें टॉलरेंस लिमिट दी हुई है, क्या उसको टैक्स ऑडिटर कंसीडर करेगा करेगा, या उसको बिना कंसीडर करे रिपोर्टिंग करेंगे आप? करेगा। करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों पावा जी? क्योंकि वो रिपोर्टिंग कोई सी दो भाव है। एक तो ये है कि आप आव ना देके पाव देके आप सीधा रिपोर्ट कर दे, उसको बेनिफिट ना दें, उससे उसको बेनिफिट, उससे आप दो दो न्याय कर रहे हैं। एक तो आप वो क्लॉज जिस सेक्शन की वजह से आया जिसमें वो बेनिफिट इनबिल्ट है, आप उससे छीन रहे हैं। राजेश भाई, ये किसी ने मुझे बोला था कि जब 43 CA की 50 C की रिपोर्टिंग होगी तो क्या उसमें टॉलरेंस बैंड टैक्स ऑडिटर कंसीडर करेगा? आंसर इज यस। रीजन इज कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का वो पर्टिकुलर रिपोर्टिंग क्लॉज है, वो कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जिसकी अपनी अपनी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। वो सेक्शन 43 CA की वजह से, ये 50 CA की वजह से। तो जहां जैन सा 50 CA लग ही नहीं रहा, 43 CA 50 CA 43 CA वहां आप रिपोर्ट कर सकते हो। मतलब आप कह सकते हो कि वो सेक्शन लगता है और एसएससी का कंसीडरेशन वैल्यू कम है और सर्कल रेट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बेची, राइट्स इन लैंड एंड बिल्डिंग बेचे हैं, हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट। नहीं है। तो कैसे कैसे नोट कर लीजिए सर, कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, राइट्स इन लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट इक्वल टू लैंड एंड बिल्डिंग। यस, टॉलरेंस बैंड वाली दूसरी हो गई। तो राजेश भाई इसीलिए ये देखना जरूरी है कि वो सेक्शन लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अच्छा, उसमें एक क्लॉज है कि एग्रीमेंट डेट का रेट और सर्कल रेट, कौन सी डेट का आप सर्कल रेट पकड़ेंगे? उसमें है ना कि अगर एग्रीमेंट पहले हुआ और रजिस्ट्री बाद में हुई है तो आप एग्रीमेंट डेट वाला पकड़ सकते हैं, ऐसा लिखा है उसमें। हाँ जी, एग्रीमेंट वाला, एग्रीमेंट वाला। हाँ, तो एग्रीमेंट किसको मानेंगे? अब 50 के लिए कंटेक्स्ट में आया, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट लेटर को एग्रीमेंट मानेंगे या जब एग्रीमेंट बाद में एग्रीमेंट हो रहा है उसको मानेंगे? अलॉटमेंट डेट। नोट कर लीजिए, अलॉटमेंट को मानेंगे। ये जजमेंट आ गया, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। जी अभी जी मेरा जी। सेमिनार है राजेश भाई, उसकी तैयारी कर रहा था, इसलिए पता चला सेक्शन 56 पे अहमदाबाद में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। तो वहां मैंने एक स्टडी करी तो मुझे पता लगा कि बॉम्बे आईटीटी के भी ऑर्डर्स आए हैं जिन्होंने कहा है फॉर सेक्शन 56, 43 सी एंड 50 सी, तीनों में सेम क्लॉज है कि वो जो एग्रीमेंट डेट का मतलब है डेट ऑफ अलॉटमेंट। सर प्रैक्टिकली क्या होता है पावा जी? एग्रीमेंट अलॉटमेंट पहले हो जाती है, एग्रीमेंट बाद में होता है, सेल डीड सबसे बाद में होती है। तो आप Yes. कौन से, और रेट बढ़ते रहते हैं, तो आप कौन सा रेट लेंगे राजन साहब? यस, एग्रीमेंट डेट जब अलॉटमेंट वो वाला। अलॉटमेंट डेट। अलॉटमेंट नहीं, सर मेरा एक चीज सबमिशन ये है कि बताइए। आप जैसे अब टैक्स ऑडिटर हैं, टैक्स ऑडिटर साहब ऐसा कर सकते हैं वो सिर्फ सीधा सेल डीड देंगे और चेप दे? नहीं, होना तो नहीं। तो इसीलिए सर बड़ा ध्यान से समझना जरूरी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सर इसीलिए एक चीज बताइए, एक डाउट है। हाँ जैसे जी, ये कई कहते हैं कि जहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होती, हाँ पावर जी, टोल पर कोई लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई, हाँ जी। उसके लिए 50 सी वाला अट्रैक्ट होगा? देखो उसमें पॉइंट ये है, पावा जी आपकी क्यूरी बहुत अच्छी है, पहले वाली 139 वाली बहुत अच्छी लगी थी मुझे, ये वाली क्यूरी भी आपकी मुझे बहुत अच्छी है। क्योंकि इसमें आपका भाव ये है पूछने का कि साहब क्या 50 सी ट्रांसफर क्रिएट करता है? नहीं, 50 सी सिर्फ कंसिडरेशन वैल्यू को देख रहा है। 50 सी ये डिटरमाइन नहीं कर रहा कि ट्रांसफर किस साल में हुआ है। ट्रांसफर ईयर आपको सेक्शन 2 क्लॉज 47 जो हमने लास्ट टाइम सेमिनार में डिस्कस किया था डीमिंग में, 247 के हिसाब से ट्रांसफर ईयर चेक करना है। नहीं सर, इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कुछ अनऑथोराइज कॉलोनीज है जिसमें रजिस्ट्री नहीं होती, मैं पावर समझ गया सर दादा, मैंने आपको क्या बोला था, 247 क्लॉज 6 आप नोट करिए, जहां आपने बिना रजिस्ट्री कराए किसी को मालिक बना दिया, चेक से कंसिडरेशन ले लिया, पोजीशन दे दिया, सेक्शन 2 क्लॉज 47 क्लॉज 6, तो वो आप ओनर ट्रांसफर कर दिया आपने पावर राज अग्रवाल साहब। तो 247(6) में अगर ट्रांसफर हो गया तो आपका उसी ईयर में टैक्स लगेगा, उसी ईयर में 50 सी चेक होगा। 50 सी ये डिसाइड नहीं कर रहा कि ट्रांसफर ईयर क्या है, 50 सी ये डिसाइड कर रहा है कि कंसिडरेशन आपकी स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा है कम है। सर स्टैम्प वैल्यू तो अनरजिस्टर्ड वाले में होगी नहीं ना, नहीं, रजिस्ट्री और बाद में आप समझ कंफ्यूज कर रहे हैं। सर नहीं, सिर्फ दो सेल चीजें हैं। डीड नहीं हुई तो इस बात से नहीं, सेल डीड नहीं हुई तो पावा जी इस बात से ये डिसाइड नहीं होगा कि आप पे स्टैम्प ड्यूटी लग नहीं सकती। असेसेबल वर्ड भी लिखा हुआ है 50 सी में, आप पढ़िए, हाँ असेसेबल, असेस। हाँ, तो मेरे व्यू में तो यही है कि उसका जो नियर बाई रेट होगा उसके हिसाब से दैट इज एसेसिबल वैल्यू, वो इट शुड नॉट बी मोर देन टॉलरेंस लिमिट जो सेल हो, अदरवाइज रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा है। दोबारा बोलिए क्या बोल रहे हैं? जैसे कोई दिल्ली की प्रॉपर्टी है जहां पर सेल डीड नहीं हो रही, हम्म, ठीक है, हम्म, हाँ वैल्यू अगर उसके नियर बाई एरिया का सपोजिंगली 1 CR है, और हम्म,
रजिस्ट्री हुई, जो एग्रीमेंट टू सेल और पावर टर्नी हुई, वो 60 लाख में हो गई। देखो इस क्लॉज में समझ गया आप क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ। वेदर वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक मिनट पापा जी, पहला लाइन है वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज ट्रांसफर्ड। पहले भाई साहब मैंने आपको जो बात आंसर करी, अगर ट्रांसफर उस साल में हुआ है जिसका आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, एक बात हो गई। फिर दूसरा क्लॉज है, उसका दूसरा लिंब है, उसका नेक्स्ट लिंब, फॉर ए कंसिडरेशन लेस देन वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी। तीनों वर्ड है, अडॉप्टेड, असेस्ड और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट रेफर्ड इन 43 सीए। तो अगर आपने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी बेच दी है, लेटर से आपने ओरल एग्रीमेंट से बेच दी, एग्रीमेंट से बेच दी, सेक्शन 2 क्लॉज 47 क्लॉज 6 और एग्रीमेंट भी ट्रांसफर कर सकता है, ये हमने डिस्कस करा था। तो आपने अगर कर दिया ट्रांसफर और आप पे अदरवाइज सर्कल रेट वाला 50 सी लगता है और उसकी वैल्यू वहां के सर्कल रेट से कम है, तो आपको लिखना पड़ेगा रेड विद टॉलरेंस बैंड। आर यू गेटिंग माय सबमिशन? मतलब उसकी वैल्यू तो एक्चुअली में कम होती है ना, रजिस्टर्ड डीड से प्रॉपर्टी बिके या अनरजिस्टर्ड पावर टर्नी वाली, उसकी वैल्यूएशन हमेशा ही कम रहती है। तो कम रहती है तो सर उसका कोई आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो फिर आपको अलग लड़ना ही पड़ेगा। जो मैंने लास्ट टाइम आपको सेमिनार में एक नोट भी सर्कुलेट किया था राजेश भाई, कि सर्कल रेट बाइंडिंग नहीं है, आप घबराए ना। कोई जरूरी नहीं है कि जिसने इस रिपोर्ट में कर दिया तो उस पर 43 सी के हिसाब से टैक्स ही लगेगा, ये अलग बात आ गया। आप तीसरा स्टेज है वो। आप कह रहे हैं कि कपिल भाई अगर इसमें किसी ने रिपोर्ट कर दिया और इसमें डिफरेंस आ गया सेल कंसिडरेशन का, क्या क्या एओ उसको मैकेनिकली लेकर एडिशन कर सकता है? नहीं, वो तो डीवी वैल्यूएशन ऑफिसर वगैरह प्रोसीजर कर है रहे ना। नहीं, वो अलग चीज आप जा रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम सेमिनार में राजेश भाई बहुत देर तक डिस्कस किया था, जो 6 मद्रास हाईकोर्ट के और हाईकोर्ट के ऑर्डर है कि सर्कल रेट के बेस पे आप सिर्फ टैक्स नहीं लगा सकते जब तक ये प्रूव ना कर दें कि एसएससी को और पैसे ओवर एंड अबव जो लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड कंसिडरेशन मिले हैं या दिए हैं। इस पे कई सारे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मद्रास हाईकोर्ट के हैं बहुत सारे। तो सर्कल रेट बाइंडिंग नहीं है और सर्कल रेट गॉस्पल ट्रूथ नहीं है। सर्कल रेट ये डिटरमाइन नहीं करता फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। सर्कल रेट ये नहीं डिटरमाइन करता कि आपको उतने पैसे मिले और दिए हैं। रिपोर्टिंग करना एक चीज हो गई और उसके ऊपर असेसमेंट होना और उसके बीच का ओनर्स रेवेन्यू के ऊपर है। नहीं ऐसा नहीं है सर, मना नहीं कर सकता स्टैम्प वैल्यू एक्ट, कोई मना। राजेश भाई कोई स्टैम्प कोई सर्कल रेट से कम पे आप करा रहे तो वो मना कर देगा रजिस्ट्री करने से? नहीं सर, वो स्टैम्प ड्यूटी पूरी मांगता है, हाँ स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी मांगेगा ना। सर्कल। हाँ, तो स्टैम्प ड्यूटी दे, वही तो डिस्कस कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने इंडिया के सर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो सारे डिसीजन हम पढ़े जो हाई कोर्ट के आए हैं वो इसी बात पे आए हैं। अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी देकर प्रॉपर्टी रजिस्टर करा ली या स्टैम्प ड्यूटी देकर आपने एक ट्रांजेक्शन कर ली, तो वो इनकम टैक्स एक्ट के लिए नहीं माना जाएगा कि उतनी कंसिडरेशन ही रियल कंसिडरेशन है और एक्चुअल कंसिडरेशन है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन राजेश भाई। मद्रास हाई, मैंने आपको बताया था ना राजेश भाई लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था कि 50 सीए 43 सीए मैकेनिकली अप्लाई नहीं हो सकता, उसमें रेवेन्यू को प्रूव करना पड़ेगा केपी वर्गीस के हिसाब से 131 आईटीआर 597 के हिसाब से कि पैसे एक्चुअल कंसिडरेशन हैज बीन मोर देन द डिक्लेयर्ड कंसिडरेशन। और उसके जो अभी 1 दर्जन ऑर्डर आगे पावा जी। और मद्रास हाईकोर्ट का सबसे लैंडमार्क ऑर्डर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, बुमुद्दी अमरेंद्रन 429 आईटीआर 429 आईटीआर समवेयर, बुमुद्दी अमरेंद्रन मद्रास हाईकोर्ट। चलिए राजेश भाई आगे पढ़ते हैं। रिपोर्ट आपने तभी करना है जब लैंड एंड बिल्डिंग है 50 सी 43 सी में फॉल करती है और टॉलरेंस बैंड देखकर। क्लॉज 18 डेप्रिसिएशन है सेक्शन 32, क्लॉज 29 है अमाउंट एडमिसिबल एज डिडक्शन, बहुत सारे सेक्शन है 35 वगैरह, उनको आपको करना है। अब मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है राजेश भाई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के, क्लॉज 20 और क्लॉज 21 उस पे आ रहा हूं। क्लॉज 20-21 मुझे लगता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का हार्ट और लीवर है। ये मैंने कैसे समझा पावा जी? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का हार्ट और लीवर क्या है मेरे अपने ओपिनियन में? क्लॉज नंबर 20 एंड क्लॉज नंबर 21। वाई ऐसे राजेश भाई? क्लॉज नंबर 20 में पहले तो वो पूछता है कि क्या आप किसी इंप्लॉय को ऐसा बोनस कमीशन दे रहे हैं जो कि उसको अदरवाइज अगर आप बोनस कमीशन नहीं देते तो वो उसको प्रॉफिट की तरह मिल जाता। तो वो 36(1)(2) का पार्ट है, आपको रिपोर्ट करना है। 36(1)(2) वहीं लगता है जहां आप कोई ऐसा बोनस कमीशन दे रहे हैं जो आप बोनस कमीशन नहीं देते तो उसको प्रॉफिट की तरह देते। हर एक जगह बोनस कमीशन नहीं रिपोर्ट होगा। जहां 36(1)(2) सेक्शन अप्लाई होता है वहीं क्लॉज 20 क्लॉज, एम आई राइट साहब? बिल्कुल बिल्कुल। क्लॉज 21A बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 21 का सब क्लॉज ए, जिसमें आपको वो खर्चे बताने हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी है, जो एक्सपेंडिचर फॉर एनी ऑफेंस, और वो है। अब ये किसका रूप है राजेश भाई? अब अच्छा आप इस क्लॉज को पढ़ेंगे ना, क्लॉज 21 क्लॉज ए को, आपको पता ही नहीं चलेगा ये वैसे किसके साथ को रिलेटेड है, कौन सा इनकम टैक्स एक्ट का बिजनेस हेड का सेक्शन है। बताइए किसके साथ है राजेश भाई? किसके साथ है? कुछ 37 के साथ है, कुछ वो पेनल्टी वाला जो है
नहीं नहीं, मैं ये पहले पूछ रहा हूँ पावा जी, जो क्लॉज 21 ए है जिसमें आपको ये रिपोर्ट करना होता है, प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ अमाउंट्स डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी एक्सेट्रा। ये किस किस सेक्शन की रिफ्लेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के बिजनेस हेड की? तो 37 की। यस सर, वेरी गुड। तो सेक्शन 37 में लिखा हुआ है कि कौन से खर्चे आपके डिसअलाउ होंगे, जो रेजिडुअरी हेड है बिजनेस हेड का, कि वो खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे जो पर्सनल नेचर के हैं, जो कैपिटल नेचर के हैं, जो किसी लॉ को आपने उल्लंघन करके किए हैं। अच्छा, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मानते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हमेशा चला लीगेसी इशू है। किस खर्चे को रेवेन्यू मानते हैं और किस खर्चे को कैपिटल मानते हैं? एक्सपेंडिचर ऑफ एंड्योरिंग नेचर इज कैपिटल। नोट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क ऑर्डर अभी आया है राजेश भाई, ये हमारे आज के चर्चा का बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड, भारतीय हेक्साकॉम इज ए रिसेंट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ टेलीकॉम कंपनी भारतीय हेक्साकॉम, जहां वो लाइसेंस फीस वगैरह दे रहे थे और हाईकोर्ट उनके फेवर में था, ये रेवेन्यू खर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स करके कहा ये कैपिटल खर्चा है। और सारा आज तक का लॉ जस्टिस नागरत्ना का लिखा हुआ फैसला है, उसमें उन्होंने सारे जजमेंट्स आज तक के कंसीडर किए हुए हैं। इस जजमेंट की साइटेशन आप सब नोट कर लीजिए, भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड सर, and this is dealing with entire 360-degree view that which expenditure is a capital expenditure and which expenditure is a revenue expenditure। और इसका सार तो वही निकलेगा जो अभी हमारे पावा साहब ने बोला है कि आपको अल्टीमेटली उसका बेनिफिट एंड्योरिंग नेचर का है नहीं है। तो इसकी साइटेशन है भारतीय हेक्साकॉम 458 ITR पन्ना नंबर 593, 458 ITR 593। और एक यूके सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने ऑर्डर निकाला पावा जी, जिसमें अभी 2024 का, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उसमें यूके की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा एक पैराग्राफ लिखा है कि किस खर्चे को आप कैपिटल रेवेन्यू मानते हैं। उसका नाम है सेंट्रिका ओवरसीज, यूके की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है लंदन की। यूके की क्या नाम है इसका, सेंट्रिका ओवरसीज होल्डिंग्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर रेवेन्यू यूके। दैट आपको उसमें चेक करना है कि उसका पर्पस क्या है और उससे एसएससी को बेनिफिट क्या मिल रहा है, उस खर्चे का उद्देश्य क्या है और उससे उसको बदले में एसएससी को खर्चा में कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना लंबा। तो इनकम टैक्स एक्ट में भी हमारा पुराने रूलिंग्स यही कहते थे, एम्पायर ज्यूट, असम बंगाल 124 ITR पन्ना नंबर 1, 177 ITR। और ये जो मैडम का ऑर्डर है जस्टिस नागरत्ना का, बीवी नागरत्ना मैडम का, भारतीय हेक्साकॉम 458 ITR और यूके सुप्रीम कोर्ट। तो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू की डिबेट मेरे हिसाब से तो सेटल्ड है, बट ज्यादातर केसेस में पावा जी खर्चे जो होंगे वो रेवेन्यू होने चाहिए, क्योंकि अगर उनका पर्पस नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के अंदर करने का है। दूसरा पॉइंट इसमें जो ट्रबल करता है जैन साहब प्रैक्टिकली, कि किस खर्चे को आप पेनल्टी बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलीगल बोलते हो। यस। अब ये पहले तो ये समझ में आया ये किस लिए, ये एक्सप्लेनेशन 37 सेक्शन की एक्सप्लेनेशन है, जिसमें लिखा हुआ है वो खर्चे बिजनेस खर्चे नहीं माने जाएंगे जो किसी कानून, जो किसी ऐसे पर्पस के लिए खर्च हो रहे हैं जो किसी कानून का उल्लंघन में है या किसी प्रोहिबिटेड बाय लॉ या ऑफेंस है। अब क्या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, क्या ऑफेंस है और क्या पर्पस है, ये तीनों चीजें नोट कर लीजिए। पर्पस ऑफ एन एक्सपेंडिचर, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और एन ऑफेंस, दो चीजें, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ऑफेंस। अब किसी ने कोई खर्चा किया बिजनेस के दौरान जिसका उद्देश्य कोई किसी लॉ को वायलेट करना नहीं था, बट उसको कुछ पैसा देना पड़ता है किसी किसी विभाग को, जैसे लेटेस्ट सब बंद हो गया। को दिए। ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं पावा जी, तो आपको ये चेक करना है कि उस बिजनेसमैन ने, राजेश भाई, जो खर्चा करा है। राजेश भाई मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, नाउ नाउ इट्स ओके। एक सेकंड सर, एक गिव मी 1 मोमेंट, मेरा ये मैं चार्ज में लगा हूं, सॉरी। हाँ, बीच में चली गई थी सर आपकी आवाज। मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, 1 मिनट रुकिए, जस्ट अ मोमेंट, आई हैव टू पुट इन। हमारे यहाँ पर भी नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है राजेश भाई। हमारी अभी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। क्लॉज 21 ए में थे, सेक्शन 37 पे थे, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37 पे थे, जिसमें इलीगल खर्चा डिसअलाउ होता है, वो रिपोर्टिंग का पार्ट भी है राजेश भाई। पेनल्टी वर्ड की बात कर रहे थे, तो किस खर्चे को आप पेनल्टी का रूप देंगे उसमें लेबल से डिसाइड नहीं होगा उसका। सब पहली बात तो आप नोट करिए, अगर कोई खर्चा कॉम्पनसेटरी है, किसी सामने वाले को आप कॉम्पनसेशन कर रहे हैं बट उसका नाम पेनल्टी है, तो वो अलाउ होगा। दूसरी बात, अगर उसका उद्देश्य आपका किसी लॉ को वायलेट करना नहीं है तो भी अलाउ होगा। वो तो तभी जब आपका कोई कोर पेनल्टी ऐसा ऑफेंस है जहां आप मैनसीरिया टाइप जानबूझ के गलत कर रहे हैं, तभी डिसअलाउ होना चाहिए। अभी एक केस सुप्रीम कोर्ट का डिसाइड हुआ है, प्रकाश चंद लूनिया,
जस्टिस एमआर शाह का ऑर्डर है जिसमें कस्टम डिपार्टमेंट ने कुछ कन्फिस्केशन कर लिया था किसी इलीगल को, उसको जो इंपोर्ट को किसको, तो उसका लॉस का बात चल रहा था कि क्या वो अलाउ होगा नहीं होगा पावाजी, प्रकाश चंद लूनिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इसका ये एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37 में ये इलीगल ऑफेंस है। तो इस पे भी राजेश भाई बहुत बड़ा डिबेट है कि किस खर्चे को आप बोलते हैं कि लीगली एडमिसिबल खर्चा है और किस खर्चे को जैन साहब बोलते हैं पेनल्टी है, इलीगल है। उसका टेस्ट क्या है कि आप ये देखेंगे कि जिसने वो खर्चा किया है और जिसपे वो दंड लगा है वो किसी कानून के उल्लंघन के लिए ए, और उसका पर्पस उसको कानून को वायलेट करना था नहीं था बी, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर कानून को वायलेट करने का पर्पस नहीं था तो आप एक्सप्लेनेशन 37 में उसको डिसअलाउ और उसी लिए रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। जैसे कई बार क्या होता है पापा जी, हम रिपोर्ट ना करें, एक कोई कॉलम होता है ना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जहां आप ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं जनरल, या होता है ऐसा कुछ? यस 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 तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ऊपर मतलब जैसे आप पर्टिकुलर क्लॉज में रिपोर्ट नहीं कर रहे, आपके ओपिनियन में वो इसलिए नहीं है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन में भी डाल सकते हैं उसको कि based on this judgment of Supreme Court or High Court, I am taking a stand on the ITAT that this is not a penalty or this is not a illegal खर्चा। Are you getting my point? ये कर सकते हैं, ऐसा गाइडेंस नोट भी बोलता है। Are you with me राजेश भाई? यस यस सर। तो ये प्रकाश चंद लूनिया के डिसीजन की साइटेशन आप सब नोट कर लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि कौन सा खर्चा इलीगल लीगल है। उसके सारे जजमेंट्स 454 ITR पन्ना नंबर 61, 454 ITR पेज 61 पर CIT वर्सेस प्रकाश चंद लूनिया 454 ITR 61। अब इलीगल खर्चा वाला मैंने डिस्कस कर लिया, सब्सटेंस इसमें डैमेजेस देख लीजिए, इसका नेचर देख लीजिए और पर्पस देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला क्लॉज है राजेश भाई जो समुंदर है, क्लॉज 21। इसमें आपको अच्छा क्या जो चीज आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं करी वो भी रिपोर्ट होगी, जिसको असेसी क्लेम ही नहीं कर रहा खर्चा राजेश भाई। No. इसमें वर्ड लिखा है प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ अमाउंट्स डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। नो, नो मींस नो का मतलब यह है कि 3 हाईकोर्ट आगे आप नोट कर लीजिए जिसने ये बोल दिया है कि जिस खर्चे को असेसी ने क्लेम नहीं किया है वो डिसअलाउ नहीं हो सकता। वो यहां टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे कैसे लग रही है जैन साहब कि ये जो क्लॉज 20 और 21 की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, ये वही कर रहे हैं जो इनएडमिसिबल है और जो डिसअलाउ होनी है। यस वो तब जब डिसअलाउ तो तभी होगी जब आप क्लेम करेंगे, और जब क्लेम नहीं होगी तो आप फिर कैसे करेंगे आप? तो 3 हाईकोर्ट के डिसीजंस में बता रहा था, नोट कर लीजिए। 3 हाईकोर्ट्स हैव कम व्हिच हैज सेड that there is no requirement, मतलब there is no disallowance which is possible unless there is a particular claim by the assessee। और ये कौन से 3 जजमेंट है? जस्ट अ मोमेंट, चलिए मैंने कहीं लिखे थे राजेश भाई आज के लिए, एक सेकेंड। एक तो कैलकाटा हाईकोर्ट का जजमेंट है, मैं अपनी मेमोरी से बोल देता हूँ, लिंडे एजी मिल गया सर, मिल गया। हाँ, कैलकाटा हाईकोर्ट लिंडे इंडिया 448 ITR 682, 448 ITR 682। अमाउंट नॉट क्लेम्ड एज डिडक्शन नॉट डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट, नो डिसअलाउंस पॉसिबल। 448 ITR 682 कैलकाटा हाईकोर्ट। और फिर उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट है PCIT वर्सेस पंचदीप कंसल्टेंट, दैट अगर वो खर्चा क्लेम नहीं किया हुआ है तो वो डिसअलाउंस नहीं हो सकता 48 में। और तीसरा हमारे दिल्ली हाईकोर्ट का PCIT वर्सेस प्रोस्पेरस बिल्डकॉन। तो 3 डिसीजन है जैन साहब जो ये कह रहे हैं कि वो जिस डिसअलाउ होगी जिसको आप क्लेम कर रहे हैं। क्लॉज 20 और क्लॉज 21 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे क्या हुआ राजेश भाई, किसी ने कंटिजेंट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट करना था, कंटिजेंट लायबिलिटी, आपने उसको आपने खर्चा तो क्लेम ही नहीं कर रखा, तो आप रिपोर्ट करेंगे? क्लॉज 21 की स्टार्टिंग लैंग्वेज है, नोट्स कर लीजिए जैन साहब, आपको पता होगा क्लॉज 21 में लैंग्वेज लिखी हुई है अमाउंट्स इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A। वो जनरली बात वो कर रहा है जो खर्चा इनएडमिसिबल है आपका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उसमें एक जगह लिखा है क्लॉज 21G में पर्टिकुलर्स ऑफ एनी लायबिलिटी ऑफ कंटिजेंट नेचर। अच्छा, इसको 3CD में रिपोर्ट करने से क्या होता है जैन साहब, कुछ लोग ना इसको ऐसे ही रिपोर्ट कर देते हैं बिना ये बात चेक करे कि ये क्लेम है या नहीं है। उससे क्या हो रहा है, जो भी बात पावा जी बोल रहे थे 139(9) में, सॉरी 143(1) में CPC और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बेस पे एडजस्टमेंट कर दे रहा है और 148 भी ले ले रहा है। यस सर, यस सर। उनको ठीक तो राजेश करेगा। भाई मैंने ये चर्चा ऐसे बोर करने के लिए नहीं कही है। ये तीनों डिसीजन दिल्ली हाईकोर्ट प्रोस्पेरस बिल्डकॉन, गुजरात हाईकोर्ट पंचदीप कंसल्टेंट और कलकत्ता हाईकोर्ट लिंडे से वही खर्चा डिसअलाउ हो सकता है जिसको आपने पीएनएल में क्लेम किया और डेबिट उसी किया हो। की
और उसी की रिपोर्टिंग होनी चाहिए क्लॉज 21 में, ऐसा मेरा सबमिशन है। आर यू विद मी सर राजेश भाई? यस yes. यस बॉस। क्लॉज 21 में पता है क्या कौन कौन से सेक्शन आप नोट करिए थोड़ा सा, क्लॉज 21 में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन 40A है जिसमें टीडीएस काटना चाहिए था और टीडीएस नहीं काटा, सेक्शन 40 स्मॉल ए। राजेश भाई बहुत मुश्किल है, मुझे तो ऐसा लगता है इनकम टैक्स के टैक्स ऑडिट में ही बहुत सारे ऑडिट्स हैं, जैसे एक ऑडिट टैक्स ऑडिट भी, मतलब टैक्स ऑडिट में टीडीएस ऑडिट भी है। Yes. बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। है क्योंकि आपको पूरे बिल्कुल है। टीडीएस का भी चेक करना है और ये 40A भी चेक करना है। अभी जीएसटी भी आएगा सर, जीएसटी भी है। अभी आ रहे हैं उस पे भी, मैं लास्ट में है ना, मैं उसको वो मेरा सबसे अभी आ रहा हूँ उस पे। 40 स्मॉल ए में आपको चेक करना है कि खर्चे में टीडीएस कटना चाहिए था नहीं कटना चाहिए था। मैं आपको ये बता देता हूँ सर, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग नोट कर लीजिए जो जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है मेरे आज का। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का भारतीय सेल्यूलर, मैंने भारतीय हेक्साकॉम बोला था कैपिटल रेवेन्यू के खर्चे के लिए, अभी टीडीएस के लिए बोल रहा हूं भारतीय सेल्यूलर 462 ITR 247 नंबर पेज, कि टीडीएस लायबिलिटी है या नहीं है, उसकी क्या अप्रोच होना चाहिए, आप पढ़ लीजिए उसको। मतलब टीडीएस प्रोविजन एक्टिवेट हो रहा नहीं हो रहा है राजेश भाई। जैसे किसी ने कहा मंथली एंड प्रोविजन पे टीडीएस कटेगा, ओ सॉरी ईयर एंड प्रोविजन पे, जिसमें सामने वाले का कोई इनकम अराइज नहीं हुआ, बट आपने एक प्रोविजन किया जो आप अगले साल रिवर्स कर देते हैं। नहीं, रिवर्स वाले केस में तो नहीं होगा, यदि रिवर्स नहीं करते हैं तो फिर कटेगा सर टीडीएस। नहीं सर ऐसा नहीं है राजेश भाई, सुनिए आप, नहीं नहीं अच्छा। मैं आपको बता जी रहा हूँ, सर। सिर्फ प्रोविजन करने से सामने वाले की इनकम अराइज नहीं होती है, वो डिटरमाइन करता है कि उसका राइट टू रिसीव कब हुआ है। और ओके। टीडीएस ये आप जैसे आप पेयर है, आप प्रोविजन कर रहे हैं तो उससे ये निर्धारित नहीं हो रहा कि सामने वाले का अधिकार भी बन गया उस इनकम को रिसीव करने का कानून में। तो जब तक कानून में अधिकार नहीं बनता पेई का, जब तक टीडीएस लायबिलिटी अराइज नहीं होती। नहीं हो सकती। कर्नाटक हाईकोर्ट का सुबैक्स इंडिया लिमिटेड का जजमेंट नोट कर लीजिए, कर्नाटक हाईकोर्ट सुबैक्स लिमिटेड। एनी हाउस 40 स्मॉल ए का पर्पस ये है कि आप खर्चा क्लेम कर रहे हैं, उस खर्चे के ऊपर अदरवाइज इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 17B में कोई टीडीएस लायबिलिटी है, फिर उसमें डिसलाउंस उतना ही होगा जितना वो उसमें लिखा है 30% है 40A आईए के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल Yes. 40 स्मॉल बी की भी रिपोर्टिंग है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म है कौन सा रेम्यूनरेशन कितना एलिजिबल है। अब रेम्यूनरेशन बढ़ गया है राजेश भाई, 40 स्मॉल बी में आपको चेक करना है कि कितना रेम्यूनरेशन क्लेमेबल है, कितना रेम्यूनरेशन क्लेमेबल नहीं है। नहीं है। फिर है 40A3, बहुत इंपॉर्टेंट राजेश भाई, 40A3 कौन सा खर्चा कैश के अंदर डिसअलाउ होना चाहिए, इसमें जूरिस्प्रूडेंस बहुत लगेगी। अब मैं देख रहा था इसमें इसकी वर्डिंग है राजेश भाई, डिसअलाउंस है, ये भी डिसअलाउंस है। मतलब ये रिपोर्टिंग नहीं है सिर्फ कि जैसे आपने खर्चा कैश बताना है, आपने डिसअलाउंस बतानी है। 40IA में इनएडमिसिबल बताना है, 40B में इनएडमिसिबल बताना है, ऊपर जो पेनल्टी वाला है उसमें पीएनएल अकाउंट में जो डेबिट है कैपिटल एक्सपेंडिचर बताना है। तो ये सब जैसे आप 40A3 में क्या है, आप क्या बताएंगे 40A3 में, तभी तो बताएंगे जब वो खर्चा अदरवाइज डिसअलाउएबल होगा, उसमें लिखेंगे डिसअलाउंस कितना है। तो अगर मान लीजिए डिसअलाउंस है नहीं, कैसे चेक करेंगे? सिर्फ वो कैश खर्चा देखकर डिसअलाउ हो जाएगा? रूल 6DD भी तो देखेंगे, और उसमें ये जजमेंट भी देखेंगे कि जो कौन से जजमेंट्स ये कहते हैं कि ये खर्चा अदरवाइज कैश में, जैसे मान लीजिए मैंने राजेश भाई किसी को खर्चा दिया और कैश पैसे दे दिए और उस पर टीडीएस काट लिया और उसके 26A में जैन साहब आ गया, तो डिसअलाउ होगा? मैंने कोई खर्चा किया जो लिमिट से ज्यादा है टैक्स 40A3 में कैश से, पर मैंने दिया उसको टीडीएस काट के और सामने वाले के 26A में भी आ रहा है, 40A3 लगेगा? सही है। नहीं लगेगा सर, कोर्ट्स के जजमेंट है डिसअलाउंस वहां नहीं होगा 40A3 का जहां जेन्युइननेस ऑफ एक्सपेंडिचर डाउट में नहीं है। अगर ऑडिट ट्रेल क्लियर है और सामने वाले की आइडेंटिटी क्लियर है और सामने वाला कंफर्म कर रहा है कि पैसे मुझे मिले हैं, तो 40A3 का डिसअलाउंस नहीं होगा। ऐसे कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर आ गए। हम्म, इन अदर वर्ड्स कि जहां टैक्स इवेजन नहीं है, टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, वहां खर्चा डिसअलाउ। हम्म, हम्म, सर्कुलर नंबर नोट कर लीजिए, सर्कुलर नंबर 6P 1968, और उसके बेस पे बहुत सारे ऑर्डर हैं सर। सीबीडी का सर्कुलर नंबर 6P 1968। राजेश भाई कोई खर्चा आपने कैश में किया और उसमें टैक्स काट लिया, सामने वाले के 26A में आ गया, तो क्या 40A3 में डिसअलाउंस होगा? सर एक इसका एक एक क्वेश्चन करूं यदि आप अलाउ करो तो। तो बताओ ना, बोलो बोलो बोलो। सर मैं मान लो कोई एक्स प्रॉपर्टी खरीदता हूं हाँ जी। अपने बिजनेस में, हम्म और उसको मैं 20 लाख की पेमेंट कर देता हूं हम्म कैश में, हम्म और टीडीएस 1% काट के जमा करा देता हूं। पर पहली बात तो आप जो आप कर रहे हो वो क्लेम कहां कर रहे हो खर्चा? वो नहीं, कैपिटल क्लेम तो अकाउंट है, नहीं रेवेन्यू अकाउंट खर्चा है? हाँ कैपिटल ही है।
तो फिर बात खत्म होगी भाई साहब। बात ही खत्म है, पहले ही रूल एप्लीकेबल हो गया, ठीक। ठीक है, ये ठीक। अखिलेश भाई, टीडीएस डिडक्शन एंड कैश पेमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओके, दैट इज आल्सो आई बिलीव। बट यहाँ पॉइंट ये है, नहीं यहाँ पॉइंट टीडीएस इज ठीक है, यहाँ पॉइंट ये नहीं है, यहाँ पॉइंट ये है अखिलेश जी कि कोर्ट के रूलिंग है अनगिनत, मतलब आधा एक दर्जन, जो कहते हैं 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 का डिसअलाउंस वही होगा जहां खर्चा अदरवाइज इनजेन्युइन है, मीनिंग देयर बाय कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, ए वो डिस्प्यूटेड आइडेंटिटी है, वहां जैसे कैश है सब कुछ, कोई ट्रेल नहीं है राजेश भाई। ये मैं अपनी तरफ से बनाकर कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद आईटीटी में ऑर्डर जीत चुका हूं और बहुत सारे अनगिनत हाईकोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं कि सेक्शन 40 ए सबसेक्शन 3 जेन्युइन एक्सपेंडिचर पर नहीं लगेगा, जहां सामने वाला कह रहा है मैं तो कैश ही लूंगा, मैं नहीं ले Yes. रहा चेक, और कंपेलिंग सर्कमस्टांस है और पेमेंट की जेन्युइननेस डाउट में नहीं है, 40A3 में डिसअलाउंस नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर। देखिए, आप कर देंगे, आपको करना है आप कर दीजिए, मैं तो अपना एक व्यू बता रहा हूं जो मेरा सबमिसिव व्यू है राजेश भाई, कि 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 पे ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि अगर खर्चा जेन्युइन है और कंपेलिंग रीजंस है और आपका सामने वाले का आइडेंटिटी क्लियर है, इसलिए मैंने वो 26 एस वाला एग्जांपल दिया हार्ड को। अब राजेश भाई आगे बढ़ते हैं, इसमें एक रिपोर्टिंग है 40A सबसेक्शन 7 की और 40A9 की, जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट इंप्लॉयर्स पे लगती है, जहां आप पर्टिकुलर किसी ट्रस्ट वगैरह को पैसे दे रहे हैं। एक क्लॉज 21 जी है, कंटिंजेंट किसको बोलते हैं? कंटिंजेंट वही होता है जैन साहब क्लॉज 21 जी में, कि जहां पर अगर आप सर एक क्वेश्चन आप अभी मेरे लिए एंड में रख लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन लूंगा एंड में भी। क्लॉज 21 क्लॉज जी राजेश भाई, कंटिंजेंट नेचर का खर्चा आप तभी मानेंगे जहां पेमेंट, जैसे ना कंटिंजेंट किसको बोलते हैं आप, जो कि किसको अभी बोलते हैं? अभी निश्चित ना हो अभी। जिसमें जिसमें ये भी डाउट है। क्लियर, नहीं कंटिंजेंट का मतलब राजेश भाई ये है कि सामने वाला उसको उसको आपसे पैसे भी नहीं ले सकता और आप अपनी तरफ से लायबिलिटी बना रहे हैं, जहां प्रोविजन, जहां आपका एक लायबिलिटी अराइज हो गई बट क्वांटिफिकेशन क्लियर नहीं हो, कंटिंजेंट नहीं है। आप समझ गए? ओके। जहां लायबिलिटी टू इनकर एक्सपेंस इज देयर बट क्वांटिफिकेशन इज नॉट देयर प्रॉपर, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट का रॉट्रो कंट्रोल का वारंटी प्रोविजन पे ऑर्डर है। तो कंटिजेंट खर्चा किसको बोलते हैं? सेक्शन 37 के हिसाब से और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नोट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जो बात बताता है राजेश भाई कि कंटिजेंट खर्चा कौन सा है। सबसे लैंडमार्क ऑर्डर है इसमें कैलकाटा डिस्काउंट लिमिटेड का 37 ITR पन्ना नंबर 1। और जैन साहब ये 37 ITR पेज नंबर 1 जो है ना, ये आज तक गुड लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग, कि कैसे आप डिसाइड करते हैं कि ये खर्चा जेन्युइन एक्सपेंडिचर एक्रूड है या कंटिजेंट है। इसमें एक क्लॉज है राजेश भाई, जो 3613 में ब्याज जो आप क्लेम करते हैं ना, ये लोगों को बहुत तंग करता है। सेक्शन 3613 में उसका एक प्रोवाइजो है कि अगर आप कोई एक्सटेंशन के लिए ब्याज दे रहे हैं तो वो कैपिटलाइज होगा। वो मैं पढ़ देता हूं क्योंकि वो बहुत लोग पूछते रहते हैं मेरे से, मैं क्योंकि उसमें बहुत सारी क्यूरीज आती हैं। 3613 में वैसे आपको इंटरेस्ट अलाउ कब होता है राजेश भाई? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसका प्रोवाइजो पढ़ रहा हूं जो बड़ा क्रिटिकल है, जिसकी रिपोर्टिंग है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड in respect of capital borrowed or asset or for acquisition of an asset, whether capitalized or not, for any period beginning from the date on which a capital was borrowed till the date on which asset was first put to use। अब इसमें ये कहां लग रहा है? जहां पर provided that any amount of the interest paid in respect of capital borrowed for acquisition of an asset from the beginning on which asset was borrowed फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट टिल द डेट ऑन विच वाज एसेट वाज पुट टू यूज। तो बहुत सारे एसेट ऐसे आप जैसे आपका काम रियल एस्टेट का है राजेश भाई, उसमें आप लैंड खरीद रहे हैं, आपका काम रोज लैंड बेचना खरीदना है, वहां ये नहीं लग सकता। आप समझ रहे हैं? आपको नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप पे प्रोवाइजो लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। जिस एसेट की बात कर रहे हैं, एसेट है ना, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है जैन साहब। आर यू विद Yes. मी? अगर आप रेगुलर बिजनेस कोई कर रहे हैं, उसके लिए आप स्टॉक इन ट्रेड के दौरान कोई खर्चा ले रहे हैं उसको बेचने खरीदने से, तो वो यहाँ कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ कैपिटल असेट के लिए है, ये स्टॉक इन ट्रेड के लिए नहीं है राजेश भाई। ठीक है। चलिए, क्लॉज नंबर 22 किसके लिए? एमएसएमई वाला है सर। इस 43BH सबसे खतरनाक राजेश भाई, क्लॉज नंबर 22 43BH के लिए, एमएसएमई के लिए। क्लॉज 25 में आपको बताना होता है कि कौन सी इनकम जिसका पहले आपने खर्चा ले लिया है वो कभी रेमिट हो गई है। क्लॉज 41 जिसमें है रेमिशन और सेसेशन वगैरह, वो आपको राजेश भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डीम्ड इनकम है। क्लॉज 25 में आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे इनकम असेसी को आई हैं जो पहले उसने खर्चा क्लेम कर लिया था, वो अब इस साल में पर्टिकुलर साल में सीज हो गई है।
उसके लिए जजमेंट्स हैं। सिर्फ इसी बात की वजह से 41 नहीं लग सकता जैन साहब कि ये कई सालों से पेंडिंग है। अगर आप लायबिलिटी शो कर रहे हैं अपनी इनकम में, सॉरी अपनी बैलेंस शीट में, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि वो टाइम बार्ड हो गया और आपको इनकम दिखानी है। आर यू विद मी? 41 सबसेक्शन 1 सिर्फ इसी बात की वजह से नहीं लगेगा कि एक पर्टिकुलर लायबिलिटी बहुत सारे सालों से एसएससी की किताबों में चल रही है। इस पे जजमेंट्स हैं, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट का वर्धमान के लिमिटेड के नाम से है, और भी बहुत सारे ऑर्डर 41(1) के, कि सिर्फ इसी बात की वजह से नहीं लग सकता कि इट्स ए लॉन्ग स्टैंडिंग लायबिलिटी। सेकेंडली, कि ये तभी लगेगा जब उस पर्टिकुलर साल में अनडाउटेडली वो रेमिट हो गई है, मतलब वो खत्म हो गई है। आप डीम नहीं कर सकते कि नहीं लायबिलिटी डीम हो गया मान के, मतलब सीज हो गया मान के चल रहे हैं, प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, अज्यूम करके, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी बात, उस 41(1) में डालने के लिए जरूरी है कि जिस चीज को आप 41(1) में डाल रहे हैं उससे संबंधित पहले किसी एसएससी ने उसका बेनिफिट या खर्चा लिया हो, कोई बेनिफिट लिया हो। क्लॉज नंबर 25। क्लॉज नंबर 27 है राजेश भाई, प्रायर पीरियड और प्रायर पीरियड इनकम और प्रायर पीरियड खर्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चेक करना है कि क्या इस इनकम से पहले से इनकम का पीरियड का कोई प्रायर पीरियड खर्चा है या प्रायर पीरियड इनकम है या नहीं है। अच्छा, आप कैसे चेक करते हैं प्रायर पीरियड? बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट जिन खर्चों को प्रायर पीरियड टैक्स ऑडिटर साहब कर देते हैं उसको 37 में डिसअलाउ कर देता है। प्रायर पीरियड के लिए गुजरात हाईकोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो ये कहता है, एक मैं नाम भूल रहा हूं, उसमें यही जजमेंट डिसाइड हुआ था कि प्रायर पीरियड के लिए आपको ये डिसाइड करना है राजेश भाई कि किस पर्टिकुलर ईयर में लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हुई है, यस तभी आप जैन साहब चेक करेंगे। एम आई राइट? यस। अब पूरा सेक्शन 56 देखिए, इसका ये क्लॉज 28, क्लॉज 29 और 29A 29 भी, मुझे लगता है 28, 29, 29A 29 भी, इसमें आपको पहले तो शेयर रिसीव्ड, इसमें लिखा है क्लॉज 28 में कि आपको वो जानकारी देनी है कि किसी कंपनी ने या फर्म ने शेयर रिसीव किए हैं एट लेस देन वो कौन सी प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू। तो आप कब मानेंगे शेयर रिसीव हुए हैं, बताइए जैन साहब? किसी को शेयर अलॉट हुए हैं तो क्या ये रिपोर्टिंग होगी क्लॉज 28 में? पहली बार शेयर अलॉट हो रहे हैं। जैसे कंपनी एसएससी आपका जिसका टैक्स ऑडिट कर रहे हैं फर्म, उसको किसी साल में कोई शेयर अलॉट हुए और उनकी वैल्यू लेटर से एफएमबी ज्यादा है और जिसपे अलॉट हुए वो कम है, तो क्या 56(2)(7)A में रिपोर्टिंग करेंगे जब आपको पहली बार शेयर अलॉट हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा जवलन मुद्दा रहा है, इसका नोट कर लीजिए। बिल्कुल नहीं करेंगे। गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया लैंडमार्क, जस्टिस जसवंत शाह राजेश भाई, वो कह रहा है शेयर अलॉटमेंट स्टेज पे सेक्शन 56(2)(7)A लग ही नहीं सकता। रिसीव वर्ड की इंटरप्रिटेशन है, रिसीव वर्ड तब माना जाएगा जब ट्रांसफर हो रहे हैं शेयर एक आदमी से दूसरे आदमी। जब आप पहली बार अलॉटमेंट हो रहे हैं वहां कोई रिसीव्ड नहीं हो रहा है। ये गुजरात हाईकोर्ट के जजमेंट का साइटेशन आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका साइटेशन है सर, क्योंकि ये आपका क्लॉज है जिसमें आपको रिपोर्टिंग भी करनी है सेक्शन 56(2)(7)A की और 56(2)(10) की, और रिसीव वर्ड लिखा हुआ है जिसके ऊपर ये गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है। दिस इज 460 ITR पन्ना नंबर 628, 460 ITR 628 PCIT वर्सेस जिगर जसवंत शाह। कि दैट रिसीव वर्ड का मतलब ये है कि जहां आपको एक आदमी दूसरे आदमी को शेयर ट्रांसफर कर रहा हो, ऐसा नहीं कि जहां पहली बार शेयर अलॉट हो रहे हैं वहां 56(2)(7) नहीं लगेगा। 460 ITR 628। अब इनमें इनमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है राजेश जी, जब आप कोई देख रहे हैं कि 56(2)(7) ये लग रहा नहीं लग रहा, आपको पूरा चेक करना है कि उसका वैल्यूएशन नॉर्म क्या है जैन साहब, और उसके एसेट की वैल्यू, उस शेयर की वैल्यू पर्टिकुलर जो रूल 11U वगैरह बताता है उसकी वैल्यू क्या है, जो गाइडेंस नोट भी बोलता है। क्लॉज 29 में आपको शेयर प्रीमियम बताना है कि अगर आपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू किए हैं, आप क्या देखते हैं उसमें? आप उसमें ये देखते हैं कि अगर आप कंपनी है जिसने शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा पे रिसीव किए हैं तो आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर किसी ने काइंड में किए हैं, बताइए राजेश भाई, अगर किसी ने शेयर के बदले में शेयर ले लिए तो 56(2)(7) भी लगेगा शेयर प्रीमियम रिपोर्टिंग वाला? नहीं लगना चाहिए फिर तो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है, जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां 56(2)(7) भी नहीं लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस है। 56(2)(7) का गुजरात हाईकोर्ट बताया था, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट आया 7B में कि जहां कंसिडरेशन नहीं आ रही मॉनिटरी फॉर्म में और बार्टर हो रहा है शेयर के बदले में शेयर, वहां 56(2)(7) अप्लाई नहीं होगा। 56(2)(9) और 10 कि जहां आपने बयाना फॉरफिट कर लिया एडवांस किसी कैपिटल एसेट से संबंधित, तो उसकी रिपोर्टिंग है 56(2)(9 क्लॉज 29A में। और जहां कोई 56(2)(10 समुंदर रिपोर्टिंग, पूरा 56(2)(10 अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कोई चीज मिली है प्रॉपर्टी, तो आपको रिपोर्ट करनी है। तो राजेश भाई 56(2)(9 और 56(2)(10 मुझे लगता है क्लॉज 29A ये 56 का ऑडिट है। 56(2)(10 अपने आप में एक समुंदर है। 56(2)(10 क्या है? एनी सब पर्सन रिसीविंग फ्रॉम एनी अदर पर्सन एनी प्रॉपर्टी
विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जो मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है और जो प्रॉपर्टी फॉर्म में भी हो सकती है। तो आपको जैन साहब उसमें बताना है 56 to 10 में। अब लास्ट के 4 क्लॉजेज जो है राजेश भाई, ये क्लॉज नंबर 31 है, सेक्शन 269SS, सेक्शन 269T, 269ST। अब 269SS की रिपोर्टिंग में एक बात आती है, उसमें वर्ड लिखा है जैन साहब, स्पेसिफाइड सम। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और डायरेक्ट सेल डीड करा दी और आपको सारा पैसा सेल डीड में कैश आया हुआ है, तो क्या आप उसको रिपोर्ट करेंगे? सर होना तो नहीं चाहिए, वैसे डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, अगर रजिस्ट्रार के सामने दिया है तो इट शुड नॉट बी कवर्ड अंडर दिस। बाबा जी, उस पर जूरिस्प्रूडेंस ये है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन में वर्ड लिखा है स्पेसिफाइड सम में एडवांस और अदरवाइज। यस, जो बयाना टोकन मनी है उनके लिए ऊपर लगेगा, जो कंसीडरेशन है उस पर 269SS स्पेसिफाइड सम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ये जजमेंट्स भी आ गए हैं, और ये एक सर्कुलर बोर्ड का है, जो सब ये जब ये स्पेसिफाइड सम आया था फाइनेंस एक्ट 2015 का, सर्कुलर नंबर 19/15, आप नोट कर लीजिए सब लोग, सर्कुलर नंबर 19/2015 एक्सप्लेनिंग फाइनेंस एक्ट 2015, जिसमें अमेंडमेंट हुई थी 269SS में स्पेसिफाइड सम। और उस पर जजमेंट भी आ गया राजेश भाई, कि जब सेल डीड के द्वारा आपको सेल कंसिडरेशन मिल रहा है, जिसमें स्टैंप वैल्यू भी हो रही है और रजिस्ट्री भी हो रही है, वो स्पेसिफाइड सम काउंट नहीं नहीं होगा। होगा। फिर आप अगर आप ये व्यू ले रहे हैं तो आप ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं ना जैन साहब, आप ऑब्जर्वेशन देकर छोड़ सकते हैं इसको, मतलब अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन, पावा जी ऑब्जर्वेशन देकर छोड़ सकते हैं सर। और 269SS का मैंने ये स्पेसिफाइड सम वाला इंपॉर्टेंट था, 269ST की भी आपको रिपोर्टिंग करनी है, कि कोई आप ऐसा रिसीव कर रहे हैं सम जो उसमें लिखा हुआ है, तो आपको बताना है। तो रिसीव वर्ड को ध्यान रखें, रिसीव वर्ड का क्या मतलब होता है। रिसीव वर्ड नोशनल वर्ड नहीं होगा राजेश भाई। जैसे किसी ने पैसे आ गए, पहले पैसे आ गए ना, चेक आ गया, वो चेक एनकैश नहीं हुआ, तो आप मानेंगे रिसीव हो गया? नहीं, नहीं मानेंगे। नोट करिए, इस पे जजमेंट्स आ गए, रिसीव का मतलब नोशनल रिसीव नहीं, रियल रिसीव। अगर अनएनकैश चेक है तो वो रिसीव नहीं माना जाएगा। क्लॉज 34 है। 31 मार्च के बाद चेक 2 अप्रैल को क्लियर हुआ तो मान सकते हैं। सॉरी, अगर 2 अप्रैल को क्लियर हुआ चेक तो मान सकते तो मान सकते, तो मान सकते, यू आर राइट। The आप सही कह normal, रहे हो, the normal banking channel. नॉर्मल बैंकिंग। क्लॉज 34 में TDS चैप्टर का कंप्लायंस चेक करना है सर। क्लॉज 36 से बहुत इंपॉर्टेंट है राकेश जी। क्लॉज 36 से कहता है आपको डीम डिविडेंड चेक करना है पूरा, कि अगर किसी ने किसी से लोन और एडवांस लिए, मतलब किसी आदमी को जो शेयर होल्डर है सब्सटेंशियल किसी कंपनी में, उसको उसको लोन मिला है, एडवांस मिला है, जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा है, तो उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के हिसाब से है, अंदर है, तो उसका डीम डिविडेंड बन जाएगा राजेश भाई। 222E टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्लॉज 36A में टैक्स ऑडिटर को चेक करना है। किसके हैंड्स में चेक करना है? जिसके हाथ में डीम डिविडेंड है। रिसीव हुआ है। और इसके लिए CBDT का सर्कुलर है, मैंने पिछली बार डिस्कस किया था डीमिंग फिक्शन में राजेश भाई, कि डीम डिविडेंड कैन नॉट अप्लाई टू नॉर्मल ट्रेड ट्रांजैक्शन एंड कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। और जहां दोनों पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को भी और जिसको मिल रहा है, वहां डीम डिविडेंड अप्लाई नहीं करेगा, उसको लोन एडवांस नहीं मानेंगे। और इसमें डिपॉजिट वर्ड नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ लोन एंड एडवांस लिखा है। जहां 222E नहीं लगता वहां रिपोर्टिंग नहीं होगी, जहां 222E लगता है वहीं क्लॉज 36 से लगेगा। और उसके 2 चीजें नोट कर लें, जो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है ऑर्डिनरी कोर्स में जैन साहब, नॉर्मल ट्रेड एडवांस है, वो उसमें 222 नहीं लगेगा। एक दूसरा, जहां दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो रहा है, सामने वाले को और आने वाले को, तो भी नहीं लगेगा। लास्ट में राजेश भाई आ गया क्लॉज 44। ये मेरे को समझ में अभी तक नहीं आता कि जिसने ये क्लॉज बनाया है, कि वो ये क्यों मांग रहा है कि जिसको मैं खर्चा कर रहा हूं वो GST में रजिस्टर्ड है, उसके हिसाब से मैं पूरा P&L अकाउंट को कोरिलेट करूंगा। टू माई माइंड दिस क्लॉज, अच्छा आप बताइए अगर जैन साहब मैं मान लीजिए किसी ऐसे आदमी के साथ खर्चा कर रहा हूं जो जो अनरजिस्टर्ड आदमी के साथ मैं सारा बिल्डिंग बिजनेस कर रहा हूं, तो क्या मेरे को इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 37 में, इनकम टैक्स एक्ट में जहां पर भी मुझे खर्चा क्लेम करूंगा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा? नहीं हुआ। अगर मैं सिर्फ इसी बात की वजह से कि जिसके साथ मैंने व्यापार किया वो अनरजिस्टर्ड है, तो इसकी सेंस क्या राजेश भाई? ये सेंस इसको मिलेगा शायद GST से ये मैपिंग करेंगे। मैपिंग कर रहे हैं, नहीं मैपिंग मैपिंग GST करेंगे ठीक है, बट जिसके हाथ में मैपिंग करेंगे उससे ये लेकर डाटा इनकम टैक्स में, उसकी इनकम कंप्यूटेशन में क्या रेलेवेंस है उसका? एडवांस प्लानिंग है सर डिपार्टमेंट। राजेश भाई ये हमारा GST सेमिनार ऑडिट में है सर। अब जितने भी लोग हैं उनमें जो मेन मेन क्यूरीज हैं उनकी राजेश भाई आप शॉर्ट करके पढ़ते जाओ, मैं बताते जाता हूँ सर। अच्छा सर, जी सर, जी सर। 3 ही क्वेरीज है मेरे पास। पहली क्वेरीज है भाई साहब, गुलशन गुलाटी जी की, TDS हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194C. Directee has shown such income under the head income from other sources without claiming some expenses or with claiming some expenses.
कैन ITR बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव ITR? ये क्वेश्चन तो डिफेक्टिव सेशन हो गया आज पावा जी। मैं मेरे को देखो, मैं कह राजेश भाई, मैं तो ये सेक्शन डील करता नहीं ऐसे, पर आज मुझे भी आज समझने का मौका मिल रहा है। ऐसे नहीं हो सकता सर, मैंने आपको बोला ना, पहली बात तो ये 139 के क्षेत्र में नहीं आता समरी प्रोसीडिंग में, इसको 143(2) में रिटर्न सिक्योरिटी में लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को। ओके एक्सप्लेनेशन 2 के जो एक्सप्लेनेशन टू 139(9) है उसके हिसाब से कोई डिफेक्टिव रिटर्न थोड़ी ना हो सकती है कोई वो। ओके आप ओके तो ये ओके। बोलिए कि नहीं आप ये 139 का इसमें प्रयोग नहीं हो सकता इस सेक्शन का सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हितेंद्र जी और पूछ रहे हैं मंगलम सर। पब्लिकेशन का, सॉरी, मंगलम पब्लिकेशन का ऑर्डर भी पढ़ लीजिए, और साथ में वो जो मैंने कौन सा एक्साइज कमिश्नर मैसूर सेल्स वाला ऑर्डर भी पढ़ लीजिए, और 139(9) के अंदर ये क्या नाम इसका इंटरप्ले 143(3) के साथ कैसे होगा वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हितेंद्र जी पूछ रहे हैं सर, पार्टनरशिप फर्म कैरी आउट शेयर ट्रांजेक्शन, टोटल ट्रांजेक्शन अप्रोक्सीमेटली 1000 ही होगा यहाँ इन ईयर, इट इज बिजनेस इनकम और शॉर्ट टर्म? ये कोई ट्रांजैक्शन के फ्रीक्वेंसी से डिसाइड नहीं होता, उसका कंडक्ट और सर्कुलर बोर्ड का है 2016 का, वो पढ़ लीजिए अगर आपने उसको बुक्स में स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है। मतलब एक आदमी के पास राजेश भाई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी हो सकता है, स्टॉक पोर्टफोलियो भी हो सकता है। बोर्ड ये भी कहता है पावा जी, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रख रहे हैं तो आपकी इनकम कैपिटल गेन की होगी। और दूसरी बात, जी उसमें सर। आपका कंडक्ट राजेश भाई, आप उसको बिजनेसमैन की तरह कर रहे हैं या इन्वेस्टर की तरह कर रहे हैं, ये चेक करना है। जी सर जी सर जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्या साहब पूछ रहे हैं, इन वन केस ए ट्रेसपासर टुक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर फॉर द केस फॉर 9 years and the court granted compensation of ₹25 lakh, whether in your opinion it is a capital receipt or इसमें not? दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका रट्टा मारा हुआ है मैंने, INS फाइनेंस। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, INS फाइनेंस, जस्टिस वर्मा, जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव। इट इज कैपिटल रिसीट राजेश भाई, नॉन चार्जेबल टू टैक्स। भाई साहब। आज आपके यहाँ ना मेरा एक चक्कर रह गया राजेश भाई, मैंने 148 के बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, अगली बार करना पड़ेगा वो। सर मेरे पास भी बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है कि कपिल भाई साहब को रिक्वेस्ट करो कि 148 पे वो जो अपडेटेड है, जो कि मैंने पिछली बार भी रिक्वेस्ट करी थी आपसे कि महीने में एक आप हमारे को ना वेबिनार के थ्रू सर पढ़ा दिया करो कि क्या वो सुप्रीम अपडेटेड है। कोर्ट का भी ऑर्डर आने आएगा ना, एनी हाउस देखेंगे। आप आगे पढ़ो सर, अभी पहले तो क्यूरीज तो आंसर करूं। INS मेरे फाइनेंस है, जिन्होंने कंपनसेशन वाला पूछा है, वो कैपिटल रिसीट है सर, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर लगेगा, जो मैंने बताया था, सौराष्ट्र सीमेंट 325 ITR 422 नंबर पेज, जस्टिस DK जैन का। अच्छा कुछ क्वेश्चन है सर इधर चैट बॉक्स में, उनको पढ़ देता हूँ। हाँ अखिलेश जी जी पूछ रहे हैं, TDS नॉट डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट पेड टू बिग FIIs, वेदर डिसअलाउंस एप्लीकेबल? भाई साहब, इसके लिए बेटर है कि वो जो फॉर्म 26 से होता है ना, जिस कंप्लायंस होता है, वो सीए का फेवरेट सीए सर्टिफिकेट क्या होता है वो पापा जी आप लोग बताएंगे जैन साहब, जिसमें वो सीए साहब ये लिख कर देते हैं कि ये आदमी ने रिटर्न भर दिया, इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। हाँ सर, वो सर्टिफिकेट होता है TDS का, SSC नॉट इन डिफॉल्ट काउंट करने के लिए। फॉर्म 26 से होता है ना। फॉर्म नंबर तो नहीं याद, बट एक होता है सर्टिफिकेट। हाँ, तो वो जो सीए सर्टिफिकेट होता है सेक्शन 201 के प्रोवाइजो में, जो फॉर्म 26 से मुझे याद आ रहा है, उसमें आपको ये देखना होगा, वो सीए सर्टिफिकेट लाना होगा राजेश भाई, कि जो रिसिपिएंट है, जिसको आपने बिना टैक्स काटे पेमेंट करी है, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ये कहेंगे कि ये किसकी किताबों में आ गया इसकी रिटर्न में, और इसने इसको भली भांति अपनी इनकम में इंक्लूड करके टैक्स जो देना था वो दे दिया। 26 क्यों नहीं है सर, मैं बताता हूँ आपको, सेक्शन 201 का प्रोवाइजो में मित्तल साहब 26 क्यों नहीं है। वो और कोई सेक्शन, वो और कोई फॉर्म है सर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, मैं खोल ही लेता हूँ देखिए, क्योंकि वो उससे आपको नजात मिलेगी, सेक्शन 201 के प्रोवाइजो में होता है, मैं बता रहा हूँ सर। 26A। नहीं नहीं सर, सेक्शन 201 के प्रोवाइजो में होता है राजेश भाई, मैं बता रहा हूँ 29 फॉर्म 26A ही है सर, 26A रूल 26A फॉर्म 26A फॉर्म 26A रूल 31CA भी, ये मैंने एक्ट से पढ़ के बता रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन है सर। तीन कंडीशन है राजेश भाई, कि उसने जिस आदमी ने आप पेमेंट कर रहे हैं ना, उसने रिटर्न भर दिया, उसने अपनी इनकम में उसको कंप्यूट कर दिया और उस पर रेलेवेंट टैक्स दे दिया। ये तीन चीजों को सीए सर्टिफिकेट करता है रिसिपेंट के, किन किन, उसने ITR भर दिया है, उसने अपनी इनकम में इंक्लूड कर लिया और उस पर रेलेवेंट टैक्स दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हरीश जी का, हम्म, बिजनेस शीट लाइंग इन बैंक अकाउंट हम्म। एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन FDs, will the interest income so earned on such investment be business income or income from other sources? देखो वो ये हरेश जी, मैंने जो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर नेशनल कोऑपरेटिव वाला बताया था ना, 427 ITR 228 राजेश भाई, ये ऐसे डिसाइड नहीं होगा कि सिर्फ इंटरेस्ट, आप इसको कंडक्ट में देखिए, अगर वो बिजनेस रिसीट बिजनेस का पार्ट है जैसे इन्होंने बोला है, और वो कुछ समय के लिए आइडल रही और उसने जमा करा दिया, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही रहेगी। दैट इज व्हाट जस्टिस संजय किशन कॉल एज होल्ड इन केस ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव।
कि अगर आपके पास कुछ समय के लिए कुछ बिजनेस फंड्स आइडल हो जाते हैं और वो आप जमा करा देते हैं तो आप उसको सिर्फ और इंटरेस्ट इनकम आ जाती है तो आप उसको बिजनेस से आउट नहीं कर सकते। ये मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया, कौन सा, नेशनल कोऑपरेटिव वाला ना राजेश भाई, मैंने पढ़ा भी तो था, 427 जी जी जी। आईटीआर 288। अच्छा, विनोद मित्तल जी का लाइटर वे में क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम पिक पॉकेट इज वो बिजनेस मैंने बता दिया प्रोफेशन था, इनकम और वो आंसर खुद करेंगे। अच्छा, इनका कहना है एसएससी इज आल्सो अप्रूविंग 3CD एक रिपोर्ट। हमारे दोस्त चोटानी साहब ने क्वेश्चन पूछा है, ईएसआई पीएफ अंडर क्लॉज 20B36A के। देखो चोटानी जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद अब क्या करेंगे, अभी तो आप उसके बाद तो अमेंडमेंट आ गई है, अगर आपने उसको ग्रेस पे आपने उसको जो पर्टिकुलर पीरियड है उसका अगर नहीं जमा कराया है तो भाई साहब पक्का रिपोर्टिंग भी होगी और उसका डिसअलाउंस भी हो जाएगा आगे। एक्ट में अमेंडमेंट आ गई फाइनेंस एक्ट 2021 से। बस मेरे हिसाब से सर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है नहीं। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इफ कैश पे रिसीट मोर देन 2 lakhs। नहीं, सिर्फ कैश रिसीट होना 2 लाख से बात नहीं है, उसकी करेक्टर क्या है, वो रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है राजेश भाई, ये भी देखने वाली बात है। अगर आप ऑलरेडी उस इनकम को पीएनएल अकाउंट में दिखा रहे हैं तो 269 एसटी नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन की सेंस ही, जैसे लोग क्या, जैसे आपने पैसे लिए 2 लाख से ज्यादा पर आपने उसको ऑलरेडी इनकम दिखा दिया 44 एडी में, तो क्या 269 एसटी की पेनल्टी लगेगी जिस चीज को आप 44 एडी में दिखा रहे हैं आप? नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ये उत्तर। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भाई का। और आज का सेशन ठीक रहा राजेश भाई हमारा, मतलब हमने अरे मुझे थोड़ा सा तैयारी वंडरफुल भी। वंडर। Very good, आज sir. आज अभी और जस्टिस यशवंत वर्मा के पास, आप यकीन नहीं मानोगे, जब आपका सेमिनार चला ना, आज क्या हुआ, मेरा एक केस था जो 5 बजे तक अभी चला वहां पर, और आप सबको बता रहा हूँ कोई बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि कौन से मोड में नोटिस इशू होना चाहिए, वो कल के लिए पार्ट ऐड कर लिया उन्होंने। तो वेरी गुड सर, मैं नेक्स्ट आज सेमिनार में सवेरे से, आपसे अपडेट भी लेंगे। नहीं सवेरे से हाईकोर्ट में बैठा हुआ था, तो मेरे को 5 बजे तक जस्टिस वर्मा के पास हियरिंग चल रही थी दिल्ली हाईकोर्ट में वर्चुअल, उसको मैं फ्री हो पाया। अच्छा हुआ, अगर मैं हाईकोर्ट गया होता राजीव भाई, आपका सेमिनार वैसे लेट हो जाता। Yes. आज कोइंसिडेंट लेट हो गया, खैर एनीवे, हाँ। धन्यवाद सर। और राजेश जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, वो अपने कंक्लूडिंग और रिमार्क्स एक के मैंने साथ राइटर दो बनाया तीन। राजेश भाई, वो आपको भेज दिया, आप दे देना। हाँ, वो मैं सबको दे दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो बहुत मेहनत करके बनाया राजेश भाई, मुझे पूरे 2-3 दिन लगे हैं उस पर। Yes, सर yes. सर, Sir, ओवर टू राजेश जैन सर। thank you, Rajesh ji. As usual, we are in the family. Now the Kapil ji, as part of the family, has given us again his intellectual, input to us to enhance our intellect, whatever small knowledge we have. I was, associated with with the seminar today since the beginning, but because of certain reason, I could not connect to on the video. He gave the background that when Pranab Mukherjee Saab introduced this provision of 44 AB, and then thereafter the judgments of the High Court and the other legal establishment about the role of the chartered accountant, their कब दे दे। responsibility, that, and from there he traveled and take us to the various other aspects of the tax audit regime, the institute's requirements, the requirement of the department, as well as now the clauses one by one, which are the important clauses. His input is really a valuable and has always been valuable in the past also, and today also he has given a very good value, very good input to us, citing various judgments. Definitely we can refer those judgments, but here the certain things which are really bothering the profession, that in many cases we see that the clients, so far the tax audit is concerned, come at a very last moment, come late. And that is a very big handicap for us to verify the transaction and give the our सॉरी जयंता, reasoning. उसमें सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर उसमें आप जस्टिस नागरत्ना का मार्गदर्शन पढ़े तो वो कह रहे हैं ऐसे ऑडिट करने नहीं चाहिए हमें, करनी नहीं चाहिए। यस यस। I fully agree with you, but आप किस किस को मना करेंगे, और जो राइट आपके राइट, प्रैक्टिकली यू आर राइट, प्रैक्टिकली यू आर, व्हाट यू आर मेकिंग इज एब्सोल्युटली राइट सर। right, and there are several times, and moreover I have seen it. What you explained, that this 43AB is related with the business income, but the department, as Pawaji has said, he is having a free hand issuing 139.9.
And 139.9 based on the input in the transaction information summary or the annual information summary. I have faced a situation where I disclose the rental income with a 30% deduction, and the department is saying why you have not shown the whole income as your income. And this is just a totally misplaced provision. वही मैं कह रहा हूँ सर कि ये सब चीजें जो डिपार्टमेंट कर रहा है वो जो डिस्टर्बिंग है. जितने भी क्यूरियस, सॉरी 139.9 के आए ना, ये सारे सरकमस्टांसेस जितने भी आप लोगों ने बताए हैं, इनमें सब में राजेश भाई 139.9 का दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है. बिल्कुल मिसयूज हो रहा है, और वो मिसयूज की वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी परेशान है, और हम जो प्रोफेशनल है वी फेल आपको मैनी. पता है जैन साहब, एक अमेंडमेंट आया था, सॉरी एक अमेंडमेंट आया था बीच में, पिछले में को याद आ रहा है, आप करेक्ट करना, कि जिसमें लिखा था कि 139.9 में बोर्ड को पावर दी गई थी कि वो उसको रिलैक्स कर सकता है. लेकिन सर वो सब केसेस में तो नहीं हो सकता ना सर. आज तक नहीं हुई वो. हाँ, मेरी नॉलेज में नहीं है. तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम लोग भी हेल्पलेस हैं, हम उसको जस्टिफाई कैसे करें कि डिपार्टमेंट जो कर रहा है गलत कर रहा है. डिपार्टमेंट तो अपनी तरफ से जो है वो 43B की जो डिसअलाउंसेस है, अगर आपने रिपोर्ट कर दी ESI PF एंड ESI PF तो खैर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया है, लेकिन सेवरल अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट टू बी डिसअलाउड. सीबीडीटी को लिख के सीबीडीटी उसको रिलैक्स डाउन करे सर. हाँ, वो एक लंबा प्रोसीजर है, वो एक लंबा प्रोसीजर है. हाई कोर्ट जाए या हाई कोर्ट. हाँ, बिल्कुल ठीक बात है. लेकिन जब वो आपने इनपुट दिए हैं, आज केस लॉ दिए हैं, एंड इट विल डेफिनेटली help us in interpreting the law before reporting, where certain disallowances are there, where certain only the reporting is there. So there we have to distinguish these two things, and we shall be thankful to you. You have been our what you call mental थैंक यू mentor. सर. तो नहीं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप सबका छोटा भाई हूँ. You are our mentor for छोटा भाई हूँ सर, छोटा भाई हूँ आप सबका सर. ये मेरा अपना घर का चैनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है राजेश भाई, कभी भी मैं आता हूँ. अगला पॉइंट 148 का रखना ही पड़ेगा, वो ड्यू रहेगी मीटिंग. लेकिन आपका जो प्यार है, जो इंटीमेसी है, और जो क्लोजनेस ऑफ द हार्ट है, वो एक कमांडेबल है, और इट शुड बी अडोर्ड. It should be adored. I'll use the word adore. So kind of you, so kind of. So with these words, we are राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय हो सर. राधे राधे भाई साहब. थैंक यू. थैंक्स ऑल. welcome again. थैंक यू.